हरे कृष्णा। आज हम लोग टैक्स में एक नया हेड पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इनकम अंडर द हेड सैलरी या इनकम फ्रॉम सैलरी भी आप इसको बोल सकते हैं। सैलरी वर्ड हम सभी ने सुन रखा है। किसको मिलती है सैलरी? इंप्लॉय को। कौन देता है सैलरी? इंप्लॉयर देता है। टैक्स कौन पे करेगा? इंप्लॉय। यानी ये पूरा चैप्टर हम कहीं ना कहीं इंप्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने वाले हैं कि इंप्लॉय की सैलरी कौन सी टैक्सेबल होगी, कौन सी नहीं होगी। दूसरा, जब हम सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी एक ब्रॉडर वर्ड है। ब्रॉडर वर्ड का मतलब यह हुआ कि जैसे कल को आपकी जब जॉब लगेगी ना, तो आपका सीटीसी डिसाइड होगा। सीटीसी क्या होता है? कॉस्ट टू द कंपनी। आपने पैकेज सुना है? वैसे होता है सीटीसी, कॉस्ट टू द कंपनी। उसमें सारी चीजें इंक्लूडेड होंगी कि आपको कितनी बेसिक सैलरी मिलेगी, कितना डियरनेस अलाउंस मिलेगा, कितने और कोई अलाउंसेस मिलेंगे, कितने परक्यूजिट्स मिलेंगे। ये क्या होते हैं? बोनस सुना है? बोनस, कमीशन, ग्रेचुटी, पेंशन, प्रोविडेंट फंड, ये सब कुछ सैलरी है। यानी सैलरी एक बड़ा टर्म है। हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये कैसे टैक्सेबल होगा, किसके हाथ में टैक्सेबल होगा और कितना टैक्सेबल होगा। जिसे मान लो एक एम्प्लॉय को एचआरए मिलता है। एचआरए हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस मतलब एम्प्लॉयर एक पैसा दे रहा है। अलाउंस का मतलब होता है पैसा देना। हाउस रेंट के नाम से दे रहा है मतलब आपको एक पैसा दे रहा है। अब आप अपने हिसाब से कहीं पे किराए पे रह सकते हैं। एम्प्लॉयर ने कहा हम लेट से आपको 10,000 पर मंथ एचआरए देंगे। अब एम्प्लॉय मे बी 15,000 वाले किराए पे रहे, वो उसकी मर्जी। 8,000 वाले किराए पे रह रहा है, वो उसकी मर्जी। एम्प्लॉयर ने एक फिक्स कर दिया। हमारा टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा, हम वो पढ़ेंगे। दूसरी बात यह है कि ये सेक्शन वाइज तो ये हेड बड़ा छोटा है, क्योंकि ये 3 सेक्शन में पूरा हेड समाया हुआ है। सेक्शन 15, 16 एंड 17। तो सुनने में बड़ा छोटा लग रहा है, लेकिन ये हेड बड़ा हेड है। एक बात और आ जाती है, आज की तारीख में है क्या, 2 रिजीम है टैक्सेशन के, मैंने आपको बताया भी था। एक ओल्ड रिजीम है और एक न्यू रिजीम है 115 BAC। आज की तारीख में फर्क कहां पे आ जाता है? बहुत सारी चीजें ऐसी, जैसे एचआरए पढ़ाऊंगा फॉर एग्जांपल, तो एचआरए में मैं आपको कुछ एग्जेम्पशन बताऊंगा कि इन 3 में जो कम होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, मैं बताऊंगा सब कुछ। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये एग्जामिशन बेटा तभी मिलेगी जब आप ओल्ड रिजीम फॉलो करते हो, टैक्स आप ओल्ड रिजीम के हिसाब से देते हो। अगर आप न्यू रिजीम फॉलो करते हैं तो ये फुली टैक्सेबल होगा, कोई एग्जामिशन नहीं मिलेगी। मतलब ये चैप्टर थोड़ा सा आज की तारीख में बल्कि और हो गया है। क्यों बल्कि और हो गया? क्योंकि स्टूडेंट को अब दोनों चीजें समझनी पड़ती हैं। एग्जाम में ओल्ड रिजीम भी पूछ सकता है, न्यू रिजीम भी पूछ सकता है। तो मैं सब समझाता चलूंगा, जैसे जैसे जो जो आएगा सारी चीजें समझाता चलूंगा। सबसे पहले शुरुआत करता हूं चार्जिंग सेक्शन से। 15, 16, 17 में पूरा सैलरी है, तो आपको क्या लगता है चार्जिंग सेक्शन कौन सा होगा? सेक्शन 15। जैसे आपने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पढ़ा था मेरे से, तो उसका चार्जिंग सेक्शन था 22। वैसे ही इसका चार्जिंग सेक्शन है 15। चार्जिंग सेक्शन ये कहता है, देखो चार्जिंग सेक्शन क्या है, चार्जिंग सेक्शन ये बताता है कि कब टैक्सेबल होगा या कैसे टैक्सेबल होगा। तो सैलरी का मतलब हम सब समझते हैं। हमारी जो सैलरी टैक्सेबल होती है वो ड्यू बेसिस या पेड बेसिस, दोनों में जो भी पूरा हो जाएगा उस बेसिस पे टैक्सेबल हो जाती है, या यू कहें ड्यू बेसिस और पेड बेसिस, विच एवर इज अर्लियर। मैं आपको अगर एग्जाम्पल से समझाऊं, मान लो एक इंसान की सैलरी है 10,000 रुपीज पर मंथ की, तो 10,000 इंटू 12 करते हैं 1,20,000 सैलरी की इनकम। अब इसकी जो सैलरी है ये लेट से ड्यू होती है हर मंथ के लास्ट में। ड्यू समझते हैं? एक ड्यू डेट, ड्यू। और एम्प्लॉयर पे करता है अगले महीने की 7 तारीख को। मतलब अप्रैल की सैलरी ड्यू हुई 30th अप्रैल, लेकिन पेमेंट हुआ 7th ऑफ मई। मई की सैलरी ड्यू हुई 31st मई, बट पेमेंट हुआ 7th ऑफ जून। जून की 30th जून एंड पेमेंट हुआ 7th ऑफ जुलाई एंड सो ऑनवर्ड्स। दैट मीन जनवरी की
ड्यू हुई 31 जनवरी बट पेमेंट हुआ 7th ऑफ फरवरी, फरवरी की 28 फरवरी बट पेमेंट हुआ 7th ऑफ मार्च, एंड मार्च की सैलरी ड्यू हुई 31 मार्च बट पेमेंट कब हुआ? 7th ऑफ अप्रैल। सवाल ये आता है कि सर इस साल जब हम टैक्सेबिलिटी की बात करेंगे तो क्या हम मार्च की सैलरी टैक्सेबल करें कि ना करें? क्योंकि सर मार्च की सैलरी हमें मिली है अगले साल अप्रैल में। मार्च की सैलरी ड्यू तो सर 31 मार्च में हो गई बट मिली 7th ऑफ अप्रैल, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अप्रैल टू मार्च फॉलो करता है। अब समझ पा रहे हैं बात को? तो हम मार्च की सैलरी सर इस बार टैक्सेबल करें कि अगली बार? लॉ मेकर कहते हैं सर सुनिए, ड्यू या पेड कुछ भी हो जाएगा, हम उस बेसिस पे उसी साल टैक्सेबल कर देंगे। हमने कहा पेड मतलब क्या? कह रहा पेड को आप रिसीव्ड भी समझ सकते हैं, तो अपोजिट टर्म है। कह रहा नहीं एक ही बात है, उसके लिए पेड हो गया, एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से रिसीव्ड हो गया। तो कह रहे सर आप देखिए मार्च की सैलरी ड्यू तो हो ही गई है ना मार्च में, भले ही पेमेंट कब हुआ है? अप्रैल में, लेकिन टैक्सेबल इसी साल होगी कि अगले साल होगी? इसी साल। क्यों? क्योंकि ड्यू और पेड विच एवर इज अर्लियर बेसिस पे टैक्सेबल होती है। हमने कहा सर अच्छा अगर मान लो एम्प्लॉय की सैलरी अगले महीने की 1 तारीख को ड्यू होती, जिस महीने काम करता उसके नेक्स्ट मंथ की पहली तारीख को ड्यू होती, और लेट से पहली तारीख को पेमेंट भी हो जाता, तो क्या होता? कह रहा मतलब, हमने कहा मतलब ये अप्रैल की सैलरी ड्यू होती मान लो 1st ऑफ मई को, और 1st ऑफ मई को पेमेंट हो जाता, मई की सैलरी 1st ऑफ जून को, 1st ऑफ जून को पेमेंट हो जाता। सेम तरीके से मार्च की सैलरी ड्यू होगी 1st ऑफ अप्रैल को, और 1st ऑफ अप्रैल को पेमेंट होगा, जनवरी के 1 फरवरी। आप समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को? हमने सर ऐसे केस में क्या होता, जो मार्च की सैलरी होती वो तो ना इस साल ड्यू हुई ना इस साल पेड हुई। आप तो कह रहे हैं हम टैक्सेबल करेंगे ड्यू या पेड बेसिस विच एवर इज अर्लियर। तो मार्च की सैलरी अप्रैल में नेक्स्ट ईयर ड्यू हो रही है, नेक्स्ट ईयर ही पे हो रही है सर। तो क्या सर इस साल टैक्सेबल करोगे कि अगले साल टैक्सेबल करोगे? अगले साल टैक्सेबल होगी, क्योंकि सर इस साल ना ड्यू हुई है ना इस साल रिसीव्ड हुई है, अगले साल टैक्सेबल होगी। मतलब इस साल फिर कितने महीने की सैलरी टैक्सेबल होगी? मार्च की सैलरी अगले साल टैक्सेबल होगी, तो इस साल कितने महीने की टैक्सेबल होगी? 11 मंथ्स की। समझ पा रहे हैं? आंसर सही है, आंसर है 12 महीने की। मैं बताता हूं कैसे। पिछली बार का जो मार्च रहा होगा उसकी सैलरी पिछली बार टैक्सेबल नहीं हो पाई होगी। आप समझ रहे हैं? इस बार के मार्च की सैलरी आप बिल्कुल सही कर रहे हो कि अगली बार टैक्सेबल होगी, बट इस बार तब भी 12 महीने क्यों होंगे? क्योंकि जो लास्ट टाइम का मार्च होगा उसकी सैलरी इस बार भी तो टैक्सेबल करोगे, क्योंकि वो मार्च की सैलरी इस बार की अप्रैल में ड्यू हुई, इस बार की अप्रैल में रिसीव हुई, अप्रैल की सैलरी मई में, मई की सैलरी जून में, यानी इस बार भी 12 महीने टैक्सेबल होगा। बट कौन सी 12 महीने की सैलरी? जो आपकी मार्च से लेके फेब तक की है। मार्च से लेकर के फेब तक की सैलरी इस साल ड्यू हुई है अप्रैल से मार्च के बीच में। मेरी बात को पकड़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। मार्च से लेके फेब तक की सैलरी ड्यू हुई है अप्रैल से मार्च के बीच में, ड्यू और पेड विचएवर इज अर्लियर में, इसी में हुई है अप्रैल से मार्च में, तो होगी 12 महीने। क्लियर? या फिर उसकी ऑल टुगेदर नई ही जॉब होती, जिसने न्यू ज्वाइनिंग करी है, नई जॉब है, पहले उसकी सैलरी नहीं थी, इसी साल सर अप्रैल से उसने ज्वाइन किया, अप्रैल की सैलरी वही मान लेते हैं। अच्छा सर ये कैसे पता चलता है कि ड्यू कब होगी पेड कब होगी? कंपनी के टर्म्स में लिखा होता है, जो अपॉइंटमेंट लेटर देती है, टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट, उसमें लिखा होता है कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशन। तो अगर सर इस साल अप्रैल में ही ज्वाइन किया और कंपनी कह रही नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट मंथ हम ड्यू करेंगे और रिसीव करेंगे, तो अप्रैल की सैलरी मई में होगी, तो बोलिए क्या होगा? अप्रैल की सैलरी मई में ड्यू हो रही है, मई में रिसीव हो रही है, मई की सैलरी जून में ड्यू हो रही है, जून में रिसीव हो रही है, हमने ज्वाइन ही अप्रैल से किया है, तो इस साल फिर 11 महीने की टैक्सेबल होगी। क्यों 11 महीने की? क्योंकि अप्रैल से ज्वाइन की, अप्रैल से फरवरी तक की होगी, मार्च की क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो तो अगले साल होगी। इस बार का जो मार्च, पिछली बार तो मार्च था ही नहीं, और इस बार का जो मार्च है उसकी अगले साल टैक्सेबल होगी। क्लियर हो गया? अच्छा अगर मान लें, बड़ा सिंपल कर देते हैं, कि महीने के एंड में ड्यू हो जाती है बट पेड बाद में होती है, ड्यू पहले हो जाती है पेड बाद में होती है, तो कौन से बेसिस पे टैक्सेबल होगी? ड्यू की पेड? ड्यू बेसिस पे। तो अगर ड्यू महीने के आखिरी में हो जाती है तो अप्रैल की भी सैलरी अप्रैल में ड्यू हो जाती है, मई की मई में, जनवरी की जनवरी में, फरवरी की फरवरी में, मार्च की मार्च में, यानी सर पूरे 12 महीने की टैक्सेबल होगी अप्रैल से मार्च तक की।
तो अगर 10,000 रुपए मिलता है तो 10,000 इंटू 12 1,20,000 टैक्सेबल होगा, होगा कि नहीं? एक बार क्या हुआ, एम्प्लॉय ने अपने एम्प्लॉयर से कहा, लेट्स से मार्च के महीने की बात थी, एम्प्लॉय ने अपने एम्प्लॉयर से कहा कि सर आप 10,000 देते हैं, वो तो दे ही दीजिए मार्च का, सर अगले 2 महीने की सैलरी भी प्लीज एडवांस में दे दीजिए, थोड़े खर्चे। हो सकता है कोई नॉर्मल कोई बात हो, कोई प्रॉब्लम, उसको जरूरत है। एम्प्लॉयर ने कहा ठीक है, हमें तो देनी ही है, ले लो, तुम तो काफी टाइम से हमारे यहाँ काम कर रहे हो। तो यानी इस साल उसने, इस साल की 1,20,000 तो दी, 10,000 पर मंथ इंटू 12, 1,20,000 तो दी, साथ में अगले साल की 20,000 रुपए इसी बार मार्च में दे दिए। वो 20,000 रुपए ड्यू तो नहीं हुए, ड्यू क्यों नहीं हुए? अभी काम नहीं किया, अभी ड्यू नहीं हुए, लेकिन पे हो गए, दे दिया आपको, रिसीव हो गए। आपकी सैलरी इस बार कितनी टैक्सेबल होगी? 1,20,000 कि 1,40,000? 1,40,000 टैक्सेबल। अगर आपको एडवांस सैलरी मिली है तो वो भी इसी साल टैक्सेबल हो जाएगी। अच्छा सर अगले साल, अब 20,000 तो इसी साल मिल गया, इसी साल टैक्सेबल हो गया, अगले साल क्या फिर से पूरी 1,20,000 टैक्सेबल होगी? 1,00,000। भाई जाहिर सी बात है, ऐसा थोड़ी ना है कि इस बार भी टैक्सेबल कर दे, अगली बार भी तो मर जाएगा वो इंसान। तो 1,40,000 पे टैक्सेबल हो गया तो अगली बार 1,00,000 टैक्सेबल होगा। तो सैलरी हमारे को सेक्शन 15 कहता है, जो चार्जिंग सेक्शन है, इस ड्यू या पेड बेसिस विच एवर इज अर्लियर पे टैक्सेबल होती है। इसके अलावा इस पूरे चैप्टर में टैक्सेबिलिटी के लिए इंप्लॉयर और एम्प्लॉय की रिलेशनशिप होना बड़ी जरूरी है। भाई सैलरी तो हम तभी साइड में टैक्सेबल करेंगे जब इंप्लॉयर एम्प्लॉय की रिलेशनशिप होगी। मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, जैसे आप अपने घर से निकले कोचिंग आने के लिए, और आपने मार्केट से एक रिक्शा पकड़ा, साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, एनीथिंग, आपने कहा कोचिंग चलोगे, शिक्षा चलोगे? उसने कहा ठीक है चलेंगे, 100 रुपीज लेंगे। आप बैठ गए, वो यहाँ पे आया और आपने उसको 100 रुपए दे दिए। लेट से थोड़ी देर मान लो, अगर वो इनकम टैक्स रिटर्न अपना भरता है, टैक्स पे करता है, मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि आईटीआर भरता है, तो वो जो 100 रुपए आपने उसको पे किए, वो अपनी इनकम में, क्या इनकम अंडर द हेड सैलरी में उसको दिखाएगा? आंसर इज नो, वो आपका एम्प्लॉय नहीं, देयर इज नो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, तो सैलरी हेड में नहीं टैक्सेबल होगी, उसके लिए वो बिजनेस और प्रोफेशन है, पीजीबीपी है। तो सैलरी में तो तभी टैक्सेबल होगी जब क्या हो, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन। अच्छा क्या ऐसा हो सकता है कि एक बंदा एक से ज्यादा जगह पे एम्प्लॉयमेंट में हो, उसको एक से ज्यादा जगह से सैलरी मिलती हो? क्या ये पॉसिबल है कि मान लो मिस्टर एक्स को ए लिमिटेड से भी सैलरी मिलती है, मिस्टर एक्स को बी लिमिटेड से भी सैलरी मिलती है? क्या ये पॉसिबल है? हो सकता है कि लेट से सुबह 10 to 5 वो ए लिमिटेड में जॉब करता है, शाम को 7 to 10 वो बी लिमिटेड में जॉब करता है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक से मिलती कि दो से मिलती है, जिस जितनों से भी मिलेगी वो सभी इसी हेड में टैक्सेबल होगी। अगर हम पार्ट टाइम करता है कोई, तो पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं लोग, तो भी अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है तो इसी हेड में टैक्सेबल है। यहां तक कोई डाउट? पक्का? चलिए पढ़ के देखते हैं। इनकम अंडर दी हेड सैलरी, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप मस्ट बी देयर, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की रिलेशनशिप होनी चाहिए। बेसिस ऑफ चार्ज क्या है? यानी सेक्शन 15 बेसिस ऑफ चार्ज, जिसको आप चार्जिंग सेक्शन भी बोलते हैं, ब्रैकेट में चाहे तो आप लिख सकते हैं। पहला पॉइंट तो मैंने आपको समझा ही दिया है, क्या? सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू और पेड बेसिस विच एवर इज अर्लियर। सर दूसरे में क्या लिखा है? एनी एरियर ऑफ सैलरी इज टैक्सेबल इन द प्रीवियस ईयर इन विच इट इज रिसीव्ड इफ नॉट टैक्स अर्लियर। मान लीजिए गवर्नमेंट नया पे कमीशन ले आई। पे कमीशन समझते हैं? गवर्नमेंट क्या करती है, टाइम टू टाइम सैलरीज इंक्रीज करती है गवर्नमेंट एम्प्लॉय की। मान लो वो 7th पे कमीशन ले आई, 8th पे कमीशन ले आई, उससे सैलरी इंक्रीज हो जाती है। समझते हैं इस बात को आप थोड़ा बहुत? गवर्नमेंट ने नया पे कमीशन ले आया, यानी उससे लोगों की सैलरी इंक्रीज कर दी, और वो भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से इंक्रीज कर दी। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मतलब, हाँ पहले से, लेट से उसने कहा कि लास्ट ईयर जो बीत गया है उसकी भी सैलरी बढ़ा के मिलेगी।
लास्ट ईयर जो बीत गया, अगर आप उसका आईटीआर भर चुके हैं तो आप पहले उतनी टैक्सेबल करा चुके हैं जितनी मिली। गवर्नमेंट कह रही है आपका जो एरियर बनता है पिछले साल का फिर से कैलकुलेशन होगा, और जो डिफरेंस बनता है वो अभी हम इस साल पे करेंगे। मान लो डिफरेंस बनता है 2 लाख रुपए, आपको 2 लाख पिछले साल का इस साल मिला, वो 2 लाख पिछले साल टैक्सेबल नहीं हो पाया, तो कब टैक्सेबल करेंगे? इस साल टैक्सेबल। यानी अगर कोई एरियर ऑफ सैलरी है तो वो टैक्सेबल हो जाएगी जिस साल रिसीव्ड हुई, अगर पहले ही टैक्सेबल नहीं हुई है। अगर आपने पहले ही करा लिया, आपको लग रहा है बढ़ी जाएगी, आमतौर पे प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर मान लो पहले ही टैक्सेबल हो गई तो हम दोबारा नहीं करेंगे, लेकिन पहले होने की संभावना बिल्कुल जीरो है, तो जब मिलेगा तो टैक्सेबल करेंगे। तो एरियर मींस होता है कि जहां पे आपकी कोई सैलरी, कोई एचआरए, कुछ भी ऐसा बढ़ गया और पीछे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कि सर हम पिछले 5 साल की आपकी सैलरी अब बढ़ा करके दे जो चुके हैं, डिफरेंस और देंगे सर, आपको 2 करोड़ रुपए और बनता है पिछले 5 साल का। वो जो 2 करोड़ है कब टैक्सेबल करे? पिछले 5 साल का तो खाते क्लोज हो चुके हैं, आईटीआर जा चुका है, क्या करें? इस साल टैक्सेबल। समझ में आ रही है आपको बात? एनी एरियर ऑफ सैलरी इज टैक्सेबल इन द प्रीवियस ईयर इन विच इट इज रिसीव्ड इफ नॉट टैक्स अर्लियर। इसके अलावा मैंने आपसे कहा कि सैलरी एक बहुत बड़ा वर्ड है जिसके अंदर क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा, यानी बेसिक सैलरी भी आ जाती है। बेसिक सैलरी समझते हैं। डियरनेस अलाउंस। अच्छा सर, अलाउंसेस क्या होता है? अलाउंसेस का मतलब होता है भत्ता, हिंदी में भत्ता, पैसा मिल रहा है, एक फिक्स्ड पेमेंट कर रहा है अलग अलग नाम से। फॉर एग्जाम्पल उसने आपको यूनिफॉर्म अलाउंस दिया, यूनिफॉर्म अलाउंस मतलब पैसा दिया किस चीज के लिए? यूनिफॉर्म के लिए। आपको हेयर कट अलाउंस दिया, पैसा दिया किस चीज के लिए? हेयर कट के लिए। और अलग अलग तरीके के अलाउंस, जिसमें डियरनेस अलाउंस, डीए, डीए होता है महंगाई भत्ता। जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है तो आमतौर पे ये बढ़ा के देते हैं कि आप महंगाई से निपट सके। ज्यादातर गवर्नमेंट इंप्लॉइज को ये मिलता है, प्राइवेट सेक्टर में जल्दी देखने को नहीं मिलता, बट हमारे इनकम टैक्स के लिए तो जिसको भी मिलेगा हम वो काम करके चलेंगे। तो डियरनेस अलाउंस मतलब आपसे देखिए एग्जाम में नाम का मतलब नहीं पूछने वाला, आपसे क्या पूछने वाला है? उसका टैक्स ट्रीटमेंट। क्या पूछने वाला है? उसका टैक्स ट्रीटमेंट। अदर अलाउंसेस हो सकते हैं, जैसे एचआरए हो सकता है, हाउस रेंट अलाउंस होता है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस होता है, हॉस्टल अलाउंस हो सकता है, बहुत तरीके के अलाउंसेस हो सकते हैं। परक्यूजेट, सर ये क्या होती है परक्यूजेट? परक्यूजेट्स को हम लोग प्यार से पर्क्स भी कहते हैं। पर्क एक चॉकलेट भी आती है ना, हाँ वही वाली पर्क। पर्क क्या है मैं बताऊं आपको। परक्यूजेट मतलब होता है नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स, फैसिलिटीज। जैसे मान लीजिए आपकी जॉब लगी, एम्प्लॉयर ने आपको एक घर अलॉट कर दिया, सर इसमें आप रहिए। घर एम्प्लॉयर का है, उसने आपको अलॉट कर दिया। एक तरीका हो सकता था कि पैसे दे दे आपको, अब आप जहां रहना वहां रहे, तो वो होता है एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस। पैसे ना देके उसने घर अलाउट कर दिया, तो ये क्या है? परक्यूजेट। क्या ये भी सर आपके हाथ में टैक्सेबल होगा? क्या ये भी एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होगा? बिल्कुल टैक्सेबल होगा। एम्प्लॉय का तो बेनिफिट है ना, एम्प्लॉय को फ्री फंड में भी दिया, उसने आपको कार दे दी। जितनी भी इस तरीके की फैसिलिटीज वो आपको प्रोवाइड कर रहा है वो होती हैं परक्यूजेट्स। प्यार से इसको पर्क बोल सकते हैं, एक बार बोल के दिखाओ परक्यूजेट्स। परक्यूजेट्स, ठीक है। बोनस हो सकता है, कमीशन हो सकता है, ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड एसेट्रा। मैंने जानबूझ करके यहाँ पे भी इंक्लूड्स वर्ड्स लिखा है और यहाँ एसेट्रा भी लगाया, मतलब ऐसा नहीं कि यही केवल मतलब है, इतना ही, ऐसा नहीं है ना, इसके अलावा और भी हो सकता है। तो सैलरी एक ब्रॉडर वर्ड है। छोटे से आपने एक चीज सुनी होगी कि एक होती है सैलरी, एक होती है वेजेस। क्या अंतर है? सैलरी किसको मिलती है? एम्प्लॉय को। और वेजेस किसको मिलती है? लेबर को। और अंतर छोटे में पढ़ा होगा, जो भी एक आधा अंतर अगर आपको और। ओके, आमतौर पे वेजेस हम वीकली या डेली ऐसे देते हैं या फोर्टनाइटली देते हैं, सैलरी मंथली देते हैं। वेरी गुड। और स्किल्ड वर्कर को सैलरी वैलरी मिलती है, अनस्किल्ड वर्कर को। अच्छा, देखिए हमारे बिल्कुल आप लोगों ने सही बताया, जैसे स्कूल में पढ़ाया गया सही पढ़ाया, अच्छा पढ़ाया गया, बट हमारे इनकम टैक्स के लिए देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सैलरी एंड वेज फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स। जनरल लॉ में, जनरल मीनिंग में जो अंतर आप समझ रहे हैं वो है, बट इनकम टैक्स कहता है
हम जो सैलरी हेड बोल रहे हैं इसमें वेजेस भी टैक्सेबल होंगे। तो इनकम अंडर द हेड सैलरी ऑल्सो इंक्लूड वेजेस, दैट मीन सैलरी वर्सेज वेजेस कोई पूछे तो देयर इज नो डिफरेंस एज पर इनकम टैक्स एक्ट। समझ में आ गई बात आपको? ओके, तो सैलरी वर्सेज वेजेस नो डिफरेंस। उसके अलावा होता है फोरगोइंग ऑफ सैलरी। मान लीजिए आपकी कहीं पे जॉब लगी और आप काफी पैसे वाले, काफी दिलदार हैं, आपकी अप्रैल की सैलरी बनी 1 लाख रुपए की। आपने एम्प्लॉयर से कहा सर सर ये हमको मत दो, ये 1 लाख रुपए से सर ना पूरे स्टाफ को पार्टी दे दो मेरी तरफ। आपने अप्रैल की सैलरी उठाई ही नहीं, फोरगो कर दी, छोड़ दी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है बहुत अच्छा काम किया, बट साहब हमें तो टैक्स चाहिए। अगर आप सैलरी फोरगो कर देते हो तो क्या हम टैक्सेबल नहीं करेंगे? ऐसा तो हमने कहीं कहा नहीं। तो अगर अप्रैल की सैलरी आपने एम्प्लॉयर से ली नहीं तो क्या टैक्सेबल होगी कि नहीं होगी? होगी। वैसे भी अगर देखें तो ड्यू तो हुई ना, तो ड्यू और पेड विच एवर चलिए, ड्यू तो हुई ना, भले आपने ली नहीं, टैक्सेबल तुम करेंगे। हाँ, अगर आप अपनी सैलरी सरेंडर कर देते हैं वॉलेंट्री सरेंडर ऑफ सैलरी एक्ट के तहत तो हम टैक्सेबल नहीं करते। मतलब कई बार क्या होता है, जैसे कहीं पे बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, अर्थक्वेक आ गया, कोई भी इस तरीके की दिक्कतें हैं, तो वहां पे गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों से कहती है सर आप भी कंट्रीब्यूट करिए। गवर्नमेंट ने एक एक्ट बना रखा है, वॉलेंट्री सरेंडर ऑफ सैलरी एक्ट। ये एक एक्ट है, पूरा कानून बना हुआ। अगर आप इस एक्ट के तहत सैलरी सरेंडर करते हैं तो गवर्नमेंट कहती है सर वो जो सैलरी आपने सरेंडर करी हम उसको टैक्सेबल नहीं करेंगे, हम इतने निर्दयी नहीं है कि हम वो टैक्सेबल करें। इंडियंस तो फिर भी कम डोनेट करते हैं, फॉरेनर्स बहुत सैलरी डोनेट करते हैं। बहुत से फॉरेनर्स हैं जो सैलरी का 50, 60, 70% तो डोनेट ही कर देते हैं उठा करके। इंडियंस कम है, ऐसा नहीं कि डोनेट नहीं वाले हैं, लेकिन तब भी अगर आप सैलरी वॉलेंट्री सरेंडर ऑफ सैलरी एक्ट में सरेंडर कर रहे हैं तो टैक्सेबल नहीं होगी। वाइफ के सामने सरेंडर कर रहे हैं, मान लो हस्बैंड को सैलरी मिली, वाइफ घर में घुसा, वाइफ ने चाकू लगाया, कितनी मिले पैसे लाओ, हस्बैंड ने सब सरेंडर, जो है तुम्हारा है, ये मेरी जान बख्श दो, वो टैक्सेबल होगी? यस और नो? वो टैक्सेबल होगी। केवल कौन सी सैलरी टैक्सेबल नहीं होगी मैंने बताया? हाँ, इस एक्ट के तहत। ठीक है, तो सरेंडर ऑफ सैलरी, इट इज नॉट टैक्सेबल प्रोवाइडेड सैलरी सरेंडर टू सेंट्रल गवर्नमेंट एज पर द प्रोविजंस ऑफ वॉलंटरी सरेंडर ऑफ सैलरी एक्ट 1961, अदरवाइज इट इज टैक्सेबल। कई बार क्या होता है, एग्जाम में आप पहुंचे, एग्जाम में क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेट से इधर देखिएगा मेरी तरफ, मिस्टर एक्स, अभी नोट ना करिएगा, सिर्फ देखिएगा, मिस्टर एक्स ज्वाइन ए लिमिटेड इन द फॉलोइंग ग्रेड। मिस्टर एक्स ज्वाइंस ए लिमिटेड इन द फॉलोइंग ग्रेड, और ऐसा लिखा हुआ है एग्जाम में, 10,000, 1,000, 14,000, 2,000, 22,000। अब एग्जाम में सब कुछ करके बैठे थे, और अगर इसको सही से बनाते, मिस्टर एक्स ज्वाइंस ए लिमिटेड ऑन 1st April 2024 इन द फॉलोइंग ग्रेड, और नीचे लिखा है कंप्यूट हिज टैक्सेबल सैलरी फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। आप समझते हैं असेसमेंट ईयर 25-26 का मतलब प्रीवियस ईयर 24-25। आप पूरी तैयारी करके गए, ये असेसमेंट ईयर 25-26 का मतलब प्रीवियस ईयर 24-25 सब कुछ करके गए, लेकिन आप वहां पहुंचे, आपके होश उड़ गए, आपने ये क्या माइनस का साइन लगा रखा है, 10,000 माइनस 1,000 माइनस 14, ये कौन सी मैथ है? ये थोड़ा प्रैक्टिकल तरीके से उसने क्वेश्चन पूछ लिया कि प्रैक्टिकल जीवन में जिस तरीके से ग्रेड सिस्टम लिखा जाता है, अब आपको इसका मतलब ही नहीं पता, इसका मतलब समझते हैं, क्योंकि अगर इसका मतलब समझ में आ जाएगा तो बड़ा आसान हो जाएगा। अगर कभी ऐसे क्वेश्चन दिया तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि उसकी सैलरी है 10,000 रुपीज पर मंथ, उसकी ज्वाइनिंग हुई अगर इसी पे तो 10,000 पे ज्वाइनिंग हुई। 1 साल बाद फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग आफ्टर 1 ईयर
उसकी सैलरी 1000 रुपीज से बढ़ा दी जाएगी, यानी अगले साल उसकी सैलरी हो जाएगी 11,000 रुपए महीना। इसका इंटरप्रिटेशन सिखा रहा हूं मैं आपको। फिर एक साल बाद उसकी सैलरी अगेन 1000 रुपए से बढ़ा दी जाएगी, तो फिर हो जाएगी 12,000 रुपए महीना। फिर एक साल बीतेगा, एक साल बाद, हर महीने नहीं बढ़ रही है, हर साल में। फिर एक साल बीतेगा, उसकी सैलरी 13,000 हो जाएगी। जब तक 14,000 नहीं हो जाएगी तब तक 1000 बढ़ेगी, हर साल 1000 बढ़ेगी जब तक 14,000 नहीं हो जाती। फिर उसकी सैलरी 14,000 हो जाएगी। फिर एक साल बाद उसकी सैलरी बढ़ेगी 2,000 के हिसाब से, यानी अब हो जाएगी 16,000 पर मंथ। फिर एक साल बाद 18,000 पर मंथ। फिर एक साल बाद 20,000 पर मंथ। फिर एक साल बाद 22,000 पर मंथ। ये ग्रेड खत्म। अब 22,000 ही रहेगी अनलेस एंड अनटिल जब तक उसको किसी और ग्रेड में प्लेस नहीं किया जाता। अगर उसको किसी और ग्रेड में प्लेस कर दिया गया तो बात अलग है, नहीं तो 22,000। ये इंटरप्रिटेशन होता है, ठीक है। तो अगर हमसे पूछ रहा है सर 1 अप्रैल 24 को उसने ज्वाइन किया तो क्या होगा, अब देखते जाना बहुत ध्यान से, क्योंकि इसी में मैं थोड़ी ट्विस्ट करूंगा अभी। 1 अप्रैल 24 को अगर सर ज्वाइन किया तो 1 अप्रैल 24 से एक साल कब कंप्लीट होगा बेटा, 31 मार्च 25। और उसकी सैलरी इस दौरान थी 10,000 रुपए पर मंथ, यस और नो। और हमसे पूछ भी असेसमेंट ईयर 25-26 के ले रहा है, यानी प्रीवियस ईयर 24-25 के लिए। तो 24-25 यही होता है, तो 10,000 पर मंथ इंटू 12, यानी कितनी सैलरी टैक्सेबल होगी, 1,20,000। आंसर आ गया। ये 1,20,000 टैक्स निकला है कि इनकम है? इनकम है, ये तो उसको मिला। अगर ये पूरा टैक्स सरकार ले लेगी तो वो काम किसके लिए कर रहा है, ठीक है। अब इसमें मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। पहले थोड़ा इजी रखता हूं। ये तो सबको समझ में आ गया है, यस और नो, हाँ तो बोलो। आ गया, ठीक है। अगर इसमें पहले तो ये ओरिजिनल कर दिया मैंने, अब इसमें मैं चेंज कर रहा हूं। अब देखते हैं आपका आंसर क्या आएगा। मैं क्या चेंज कर रहा हूं, ध्यान से देखना। मैं इस 24 को, देख रहे हैं आप इधर ही, मैं इस 24 को हटा के 23 कर देता हूं। बाकी पूरा क्वेश्चन यही, असेसमेंट ईयर वही 25-26, यानी प्रीवियस ईयर 24-25 के लिए पूछ रहे हैं। अब आपको अपना आंसर बताना है। क्वेश्चन समझ गए कहां चेंज किया है? उसकी ज्वाइनिंग हुई थी 1 अप्रैल 23 को, लेकिन एग्जाम में आपसे असेसमेंट ईयर 25-26 का पूछ रहा है। ये क्वेश्चन है और ये आप सॉल्यूशन करके बताने वाले हैं। तो जैसे 1 अप्रैल 24 को ज्वाइन होती तो 10,000 रुपये महीना मिलता, तो 10,000 इंटू 12, 1,20,000 मिलता। सवाल आता है 1 अप्रैल 23 को ज्वाइन हुआ तो 1 अप्रैल 24 से कितनी मिली, बताना तो यही है कि ये कितनी सैलरी है। 1,32,000। क्या इंटू क्या किया, 11,000 इंटू 12। कैसे 11,000 किया, क्योंकि पहले उसको 10,000 मिली होगी एक साल का, फिर उसके बाद 1,000 बढ़ गई 11,000। कितने बच्चों को समझ में आ गया, हैंड रेज करिए। पक्का सबको आ गया, सही आंसर है। ओके, अगला चेंज। उसकी जॉब लगी थी, बहुत ध्यान से देख रहे हैं आप सभी लोग, उसकी जॉब लगी थी। नमनदीप आप देख रहे हैं बेटा, फोन में नहीं देखना बेटा, यहाँ देखो। हाँ तो कहाँ देख रहे हो, इधर देखो बेटा। आप, उसकी जॉब लगी थी 1 मई 2023। मैंने अप्रैल को बस मई कर दिया, 2023 को 2023। बाकी यही क्वेश्चन है, असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए आपको बता। हो सकता है पॉसिबल कि 1 मई को जॉब लगी हो सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बताइए, तो आपने पिछले दोनों आंसर सही बताए हैं, ये आंसर भी आप सही बताएंगे, तो बस थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगा लेंगे तो। 1,32,000। चलो मैं थोड़ी हिंट दे देता हूँ, मेरी हिंट को पकड़ना। जब उसने ज्वाइन किया, कंपनी की पॉलिसी, इनकम टैक्स अलग है, कंपनी अलग है। कंपनी की पॉलिसी ये है कि जब आपने ज्वाइन किया, वहां से जब एक साल कंप्लीट होगा तब आपकी सैलरी इंक्रीज होगी। जब आपने ज्वाइन किया वहां से जब 1 ईयर 12 मंथ्स कंप्लीट होंगे तब सैलरी इंक्रीज होगी। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जानना चाह रहा है कि इस अप्रैल 24 से मार्च 25 के बीच में आपको कितनी सैलरी मिली। सिंपल कैलकुलेशन, अप्रैल 24 में दिमाग लगाओ, उसको अप्रैल 24 में कितनी मिली होगी सैलरी, 10,000 रुपये महीना मिली होगी, 11,000 मिली होगी, 12,000 मिली होगी। अप्रैल में कितनी मिली होगी, मई में कितनी मिली होगी। आपको करना सिंपल ये है, अप्रैल 2024 से लेके मार्च 2025 तक जितनी सैलरी मिली उसका एक टोटल करके हमको बताना। मैंने बिल्कुल आपको पूरी हिंट दी है।
1,31,000। ओके, तो एक आंसर मेरे पास पहले आ रहा था 1,32। मैं लिखता चलूँ क्या? मैं लिखता चल रहा हूँ, फिर एक इसमें अगर सही होगा तो बता दूंगा कौन सा है। एक आ रहा था 1,32,000, एक आया है 1,31,000। अभी मैं वेट करूँ। ओके, 1,31 तो लिखा ही हुआ है। ये कोई टीचर नहीं पढ़ाता, मेरे समय पे भी ये नहीं पढ़ाया गया था। बट आजकल हम जो ट्रेंड देखते हैं एग्जाम में, कि थोड़ा वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड पेपर बनाने की कोशिश करता है, प्रैक्टिकल पेपर को भी और प्रैक्टिकल, कि आजकल इस तरीके से बातें होती, तो उसने दे दिया। अब उसको क्या पता कि बच्चे को आता है कि नहीं आता, उसको इससे मतलब नहीं। तो इसलिए ये थोड़ी चीजें आपको पता रहेंगी तो बेटर रहेगा। एक आधे एग्जाम्स में हमने देखा है कि आजकल पूछने लगा है। बोलिए जी, क्या आंसर होगा? 1,31,000। कैसे? बिल्कुल आप ठीक बता रहे हो, लेकिन कैसे? जिनका आ रहा है वो हमको थोड़ा हिंट दो। देखो, यहाँ ऐसे लिखें, 1 मई 2023 को उसकी ज्वाइनिंग हुई। 1 मई 2023 से लेके 30 अप्रैल, अभी इनकम टैक्स को भूल जा रहे, अभी कंपनी के हिसाब से चल रहे, 30 अप्रैल 2024 को एक साल कंप्लीट होगा। इस दौरान उसको सैलरी मिल रही होगी 10,000 पर मंथ। फिर 1 मई 2024 से 30 अप्रैल 2025 तक उसको सैलरी मिल रही होगी 11,000 पर मंथ। अब हमें सर निकालना है, हमें इनकम टैक्स में आ जाते हैं। इनकम टैक्स के हिसाब से हमें जो निकालना है सर, वो रेड पेन से जो आपने लिखा है वो निकालना है, यानी अप्रैल 24 से लेके मार्च 25 का। हाँ सर, तो अप्रैल 24 में, अप्रैल का जो महीना है, अप्रैल 2024, उसमें उसको सैलरी, केवल अप्रैल के महीने की सैलरी की बात करें तो उसको 11 नहीं मिली थी। कितनी मिली थी सर? 10,000, क्योंकि 30 अप्रैल तक 10,000 थी, तो सर अप्रैल के महीने में उसको 10,000 मिली। सर बचे हुए मई 2024 से लेके मार्च 2025, अब इनकम टैक्स में आ गए ना, तो इनकम टैक्स तो अप्रैल टू मार्च ही चलता है, तो मई से लेके मार्च 2025 तक सर अब उसको सैलरी जो मिली है ना, वो 11,000 पर मंथ मिली। क्योंकि मई से लेके मार्च, हमने मार्च क्यों लिया, अगला अप्रैल अप्रैल क्यों नहीं लिया? इनकम टैक्स तो अप्रैल टू मार्च ही चल रहा है ना, तो मई से लेके मार्च तक उसको मिली 11,000 पर मंथ, और ये महीने होते हैं 11। ये तो एक है ही, देखो इंटू या वन करो या ना करो, तो ये 10,000 हो गया। ये कितना होता है? 1,21,000। तो टोटल हो गया 1,31,000, इसलिए इतनी टैक्सेबल होगी। क्लियर हो गया? आपको समझ में आ गया पक्का? कोई दिक्कत किसी को? कुछ पूछना है? एक आधी चीज और चेंज करूं तो आप बता दोगे? मान लो ये सेम क्वेश्चन को जो लिखा है 1 मई 23 की जगह 1 मई 22 कर दूं, ये चेंज करके ये कर दिया, अब आप बता पाओगे? बाकी क्वेश्चन वही पूछ वही रहे असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए। 1 मई 22 कर दिया मैंने इसको, लिख के बताना हो लिख के करो, कोई वो नहीं, जल्दी नहीं कोई भी। अब मैंने इसको 1 मई 22 कर दिया है। लिख के करो, टेक योर ओन टाइम, कैलकुलेटर पेन यूज करिए, आराम से करिए। वेरी गुड, क्या बात है, एक्सीलेंट, वेरी गुड, सही है। पक्का? कैसे? हाँ, नहीं मतलब कैसे आए? अब आप क्या मल्टीप्लाई क्या किया? नहीं
वो नहीं, हमको ये बताओ बस, आप जो 1,43,000 बोल रहे हो उतना बता दो बस, कैसा है वो, क्या क्या करके पहुंचे वो नहीं, 1,43 में क्या प्लेस किया बस इतना बता दो। आप जो जो करके पहुंचे वो सही पहुंचे हैं। अच्छा वही से पहुंचे 144 में वन, ऐसे नहीं करना है तो, पहुंच गए इतनी कार से, ऐसे ना करो। ये देखो ना कितनी मिली होगी सैलरी, ये ना देखो, माइनस माइनस करके तो बैठ गया, इतना दिमाग ना लगाओ, कम दिमाग लगाओ सही रहेगा। ये निकालो ना, अप्रैल 24 में कितनी मिली सैलरी, अप्रैल के महीने में कितनी मिली होगी अप्रैल 2024 में, अप्रैल के महीने में 10,000 रुपये महीना मिली होगी, 11,000 रुपये महीना, कि 12,000 रुपये महीना, 12,000 बिल्कुल सही। और मई से लेकर के मार्च तक कितनी मिली होगी, अप्रैल में 11 मिली है, हाँ 11 मिली, 12 नहीं मिली, 11 अप्रैल के महीने में 11 मिली है अप्रैल 2024 में। और मई से लेके मार्च तक में 12 मिली, तो 12,000 इंटू 11 महीने वो, और प्लस 11,000, 1,43,000। समझ पा रहे हैं? चलो एक क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, इधर देखिए, इधर आइए। कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी इन द ग्रेड सिस्टम, एग्जाम्पल से समझिए। इफ एन एम्प्लॉय ज्वाइन द सर्विस ऑन 1st May 2024 and is placed in the grade of 32,500, 500, 38,800, 44,400। अब इसका इंटरप्रिटेशन मैंने लिख रखा है, इसका मतलब क्या है? He will get a basic salary of 32,500 पर मंथ फ्रॉम, कब से? जब से उसकी ज्वाइनिंग हुई 1st May 2024 से 30th April 2025, एक साल। उसके बाद कितना इंक्रीज होगा बताओ? 500 रुपए। ही विल गेट एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ ₹500, कब से सर? विथ इफेक्ट फ्रॉम 1st May 2025। हर साल एंड ऑनवर्ड्स, मतलब हर साल 500 रुपए बढ़ते रहेंगे, तब तक 500 रुपए बढ़ते रहेंगे जब तक उसकी सैलरी 38,000 नहीं पहुंचाती, टिल हिज सैलरी रीचेस 38,000 पर मंथ। और उसके बाद सालाना फिर 800 बढ़ना शुरू हो जाएंगे, हर साल 800 रुपए बढ़ते रहेंगे जब तक उसकी सैलरी कितनी नहीं पहुंच जाती, 44,400, यानी thereafter he will get an annual increment of 800 till his salary reaches 44,400। उसके बाद क्या होगा सर? 44,400 पहुंचने के बाद कोई फर्दर इंक्रीमेंट नहीं होगा जब तक तुमको किसी और ग्रेड में नहीं डाला जाता। समझ में आई बात? ये क्वेश्चन करके देखिए, ये क्वेश्चन है, आंसर ना देखिएगा ना, आंसर छुपा लेते हैं, आप भी ना देखिएगा अपनी तरफ, इधर देखिए। पंकज ज्वाइन सर्विस ऑन 1st April 2020, दिख रहा है ऊपर कर दे रहे हैं, आप आंसर ना देखना। पंकज ज्वाइन सर्विस ऑन 1st April 2020 इन द ग्रेड ऑफ 15,000, 1,000। सर ये ब्रैकेट का क्या मतलब है? ब्रैकेट को नेगेटिव माने? हाँ, ब्रैकेट लगाओ या ना लगाओ उससे कोई फर्क नहीं है, ऐसा नहीं, ये नहीं समझ लेना कि ब्रैकेट में कम हो जाएगी, कह ले 15,000 है फिर 1,000 से कम करते जाएंगे, ऐसा नहीं होता, वो एक ही बात है। तो 15,000, 1,000, 18,000, 2,000, 26,000। ही शैल बी पेइंग टैक्स, क्वेश्चन पूछ रहा है कितना टैक्स उसको देना पड़ेगा, मतलब कितनी इनकम पे देना पड़ेगा ऑन 31st March 2025 एंडेड ऑन दी टोटल सैलरी ऑफ, यानी सैलरी पूछ रहा है कितनी सैलरी होगी 31 मार्च, 25 साल खत्म हो रहा है, तो शुरू कब हुआ होगा? 1st April 2024, यानी प्रीवियस ईयर 24-25 के लिए पूछा जा रहा है, इसका ये मतलब होता है। कर पाएंगे आप बिना सॉल्यूशन देखे? आपको निकालना है प्रीवियस ईयर 24-25, यानी असेसमेंट ईयर वही 25-26 में कितनी सैलरी पंकज के हाथ में टैक्सेबल होगी। आंसर नहीं देखना, नहीं तो फिर तो एक बार में आंसर आ जाएगा तो दिमाग नहीं चल पाएगा, है ना? लिख लिख के निकालो। ऑनलाइन वाले बच्चों करते चलना साथ साथ में, कितना? 2,40,000। ओके, कर लीजिए सभी लोग आराम से, जिनका हो गया वो आंसर चेक कर सकते हैं, जिनका हो जाए फिर वो आंसर चेक कर लीजिएगा।
तो 1 अप्रैल 20 को ज्वाइन हुआ, वहां से लेके मार्च 21 तक कितनी सैलरी मिलती होगी? 15,000, फिर 16,000, फिर 17, फिर 18, और फिर 18 का तुमने 19 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 18 के बाद 2000 बढ़ने वाली थी, तो हो गई 20,000, और आपको निकालना था अप्रैल 24 से मार्च 25 तब मिली है 20,000 रुपए महीना। तो बिल्कुल आप लोग सही आंसर दे रहे हैं, 2,40,000। आ गया समझ में? चल, यानी अगर ग्रेड सिस्टम पे क्वेश्चन आता है तो आप कर लोगे पक्का। अब एक एक करके हम लोग सैलरी में कंपोनेंट पढ़ने वाले हैं कि हमें सैलरी में क्या क्या मिल सकता है और उसकी टैक्सेबिलिटी क्या है। मेन फोकस है टैक्सेबिलिटी पे, कि जैसे आपको मिला लीव सैलरी का पैसा, लीव सैलरी बोल लीजिए, लीव बेनिफिट्स बोल लीजिए, लीव इनकैशमेंट बोल लीजिए। लीव मतलब छुट्टी, यानी छुट्टी में रहने का पैसा नहीं, छुट्टी ना लेने का पैसा। मैं समझाता हूं आपको मतलब। जैसे मान लीजिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन में है कि हम अपने एम्प्लॉय को पर मंथ 2 छुट्टियां देते हैं, ठीक है ना। अब हमारे यहाँ 2 एम्प्लॉयज वर्क करते हैं, एक राम एक श्याम। राम जो है वो कोई छुट्टी नहीं लेता, दोनों की सैलरी मान लो 10,000 रुपये महीना है, राम कोई छुट्टी नहीं लेता। श्याम लेकिन आपकी तरह स्मार्ट है, वो कहता है जब 2 छुट्टी मिल रही है तो ले लो, तो श्याम 2 छुट्टी ले लेता है। अब जब सैलरी मिलने की बात आई तो राम को भी मिले 10,000, श्याम को भी मिले 10,000। श्याम को क्यों हमने पूरे दिए? क्योंकि 2 छुट्टी तो हमने अलाउ कर रखी थी। अब बताए इससे होगा क्या? अगली बार राम को भी छुट्टी नहीं चाहिए होगी तो भी क्या करेगा? ले लेगा। वो कहेगा कि यार ज्यादा ईमानदारी से क्या ही फायदा। ऐसा वो ना करे और श्याम को थोड़ी तकलीफ हो, इसके लिए हम राम से कहते हैं कि राम, जो तुमने छुट्टी नहीं ली, जो तुम ले सकते थे और नहीं ली, हमने 10,000 तो तुमको दिया ही, हम उन छुट्टियों का भी तुमको पैसा दे देते हैं, 2 दिन का एक्स्ट्रा पैसा ले। अब आप पैसा निकालने बैठ गए, डिवाइड बाई 30 किया 10,000 का, तो 333 आया होगा, इंटू 2, 667 है। पैसे निकालने की जरूरत नहीं। तो हमने राम को 2 छुट्टियों का पैसा एक्स्ट्रा दे दिया। श्याम को 10,000 मिले, राम को भी 10,000 मिले, और राम को 2 छुट्टी जो वो ले सकता था और नहीं ली। या कुछ ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, वो छुट्टियां कैरी फॉरवर्ड कर देती हैं कि अगली बार के लिए तुम्हारी 4 हो गई, फिर नहीं ले रहे हो, कैरी फॉरवर्ड होती जा रही है। और साल के आखिरी में, ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करता है, इसका इनकम टैक्स से भी कोई लेना देना नहीं, इनकम टैक्स का भी बाद में रूल आएगा। साल के आखिरी में या तो अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर देती है कि साल के आखिरी में तुम्हारी इतनी एक्यूमुलेटेड छुट्टियां बची हैं, अर्नड लीव जिसको हम लोग बोलते हैं, कमाई है तुमने छुट्टियां, अर्नड लीव, इतनी छुट्टियां मिली हैं, उसको नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर दे। कुछ ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, हर साल के हर साल पेमेंट कर देती हैं कि तुम्हारी इतनी छुट्टियां बची हैं, हर साल का, हाँ महीने महीने का पेमेंट लोगे। महीने महीने का तो कोई नहीं करता, साल के आखिरी में तुम्हारी इतनी छुट्टियां बची हैं, हम कैरी फॉरवर्ड नहीं करके उसका पेमेंट तुमको दे देते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन कैरी फॉरवर्ड करती रहती है, कैरी फॉरवर्ड के जब तुम रिटायर हो गए तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जितनी तुम्हारी मतलब अर्नड लीव है, अनअवेल्ड लीव, अनअवेल्ड समझते हैं, अनअवेल्ड मतलब जो तुमने ली नहीं, ले सकते थे, उसका हम तुम्हें पैसा दे देंगे। तो मान लीजिए आप रिटायर हुए, आपकी 300 छुट्टियां बची हैं, तो 300 छुट्टी का बढ़िया पैसा मिल गया आपको, अच्छा खासा पैसा बन गया। कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि हर साल के एंड पे जितनी छुट्टी बच जाएंगी वो लैप्स हो जाएंगी, पैसा देंगे नहीं आपको, और आपने छुट्टी नहीं ली तो साल के आखिरी में लैप्स हो जाएगी। तो वो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करता है। अब बात करते हैं इनकम टैक्स की। अगर आपको लीव सैलरी का पैसा ही नहीं मिला है तो बात ही खत्म, तो टैक्सेबिलिटी का कोई मतलब ही नहीं बनता। पैसा नहीं मिला है तो टैक्सेबिलिटी का मतलब नहीं बनता। लेकिन अगर पैसा मिलेगा तो यादव जी तुरंत टपक पड़ेंगे। यादव जी कौन है हमारे इनकम टैक्स में? फिक्टिशियस करेक्टर हैं, ठीक है, इनकम टैक्स ऑफिसर को ख्याल से लोग यादव जी बोलते हैं। अगर आपको लीव सैलरी का पैसा मिल रहा है तो क्या टैक्सेबिलिटी होगी? अगर लीव सैलरी का पैसा आपको मिलता है ड्यूरिंग सर्विस पीरियड, सर्विस पीरियड समझते हैं, मतलब अभी आपका रिटायरमेंट नहीं हुआ, मे भी हर साल देता जा रहा है, मे भी 2-2 3-3 साल, ड्यूरिंग सर्विस पीरियड, ड्यूरिंग इन एम्प्लॉयमेंट अगर आपको लीव सैलरी का पैसा मिलता है तो आपके लिए वो पैसा फुली टैक्सेबल हो। 20,000 रुपए मिले 20,000 टैक्सेबल, 5 लाख मिले 5 लाख टैक्सेबल, जितना मिला अगर सर्विस पीरियड के दौरान मिलता है तो फुली टैक्सेबल।
लेकिन अगर आपको रिटायरमेंट किस समय मिलता है, किस समय मिलता है रिटायरमेंट, और आप हैं भैया गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कौन है आप, वो भी सेंट्रल और स्टेट, आप हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो मुबारक हो, फुली एग्जेम्प्ट रहेगा, फुली। लेकिन आप हैं प्राइवेट सेक्टर के, नॉन गवर्नमेंट, यानी सेंटर स्टेट में नहीं है और कहीं है, नॉन गवर्नमेंट। तो भैया फिर क्या करेंगे, हम चार चीजें निकालेंगे, चार चीजों में जो सबसे कम होगी उसको एग्जेम्प्ट कर देंगे, बची हुई टैक्सेबल कर देंगे। चार फिगर्स निकालेंगे, भी करना सिखाऊंगा आपको, प्रैक्टिकल भी करेंगे। चार फिगर में जो सबसे कम फिगर आएगी, चारों फिगर को ध्यान से देखेंगे, चारों फिगर में जो सबसे कम फिगर आएगी उतनी एग्जेम्प्ट कर देंगे, और बची हुई लीव सैलरी हम टैक्सेबल कर देंगे। आपने देखा होगा अक्सर जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर होता है तो ढोल वोल ले करके जाते हैं घर वाले, कभी देखा है कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, देखा है ना, हाँ बस 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 ठीक है। वो ढोल वो पता है क्यों लेके जाते हैं, बड़ी खुशी होती है रिटायरमेंट की, लाखों रुपए लाएंगे पापा, पापा मम्मी जो भी रिटायर हो रहे हैं, है ना। और टैक्सेबिलिटी भी आप देख रहे हैं, फुली एग्जाम, भेदभाव देखिए हमारे देश में, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए भी फुली एग्जाम कर देते, कह रहे नहीं नहीं हमारा घर के। तो आइए एक एक करके पढ़ते हैं। लीव सैलरी या लीव इनकैशमेंट आप बोल सकते हैं, अगर ये पैसा आपको रिसीव्ड हुआ है ड्यूरिंग सर्विस पीरियड, फुली टैक्स। लेकिन सर अगर हमें रिटायरमेंट के समय मिल रहा है तो क्या होगा, रिटायरमेंट समझते हो क्या, बहुत अच्छा समझते हो, लेकिन और सुन लो, तो आप अच्छा समझ लो, लेकिन इनकम टैक्स के लिए सुन लो। एक होती है कंपलसरी रिटायरमेंट ना, कंपलसरी रिटायरमेंट जैसे आपने बोला 60 ईयर, या कुछ ऑर्गेनाइजेशन में टीचिंग लाइन वगैरह में 65 है ना। तो जितनी रिटायरमेंट कंपलसरी एज है, या कुछ ऑर्गेनाइजेशन क्या होती हैं, वो सर्विस पीरियड डिसाइड कर लेती हैं, जैसे आपकी जॉब लगी एयरफोर्स में, आर्मी में, तो लेट से उन्होंने आपको सर्विस पीरियड आपने चुन लिया कि सर हम 15 साल की सर्विस करेंगे, तो 15 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद आपका कंपलसरी रिटायरमेंट, एक वो होता है। एक होती है वॉलेंट्री रिटायरमेंट, वीआरएस बोल सकते हैं, वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम, वीआरएसएस बोल सकते हैं, वॉलेंट्री रिटायरमेंट सेपरेशन स्कीम। एक होती है वॉलेंट्री रिटायरमेंट, दैट मीन्स मन नहीं कर रहा है, हमने रिटायर हो गए, छोड़ दी जॉब, दिस दिस इज रिटायरमेंट, यस। हम कौन सी रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं, दोनों तरीके की, चाहे कंपलसरी रिटायरमेंट हो, चाहे वॉलेंट्री रिटायरमेंट हो, चाहे नौकरी से निकाल दिया गया हो, किसी भी तरीके की रिटायरमेंट के समय मिला, या तो सर्विस पीरियड के दौरान मिलेगा फुली टैक्सेबल, अगर रिटायरमेंट के समय मिलता है तो क्या होगा, तो रिटायरमेंट में मैंने लिख रखा है इफ रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, तो रिटायरमेंट में सुपर एन्वेशन वाली रिटायरमेंट भी है और अदरवाइज भी है। सर सुपर एन्वेशन मतलब, सुपर एन्वेशन वाली रिटायरमेंट वही कंपल्सरी रिटायरमेंट की, एक एज कंप्लीट हो गई तो रिटायर्ड होना है, या पर्टिकुलर पीरियड हो गया सर्विस का तो रिटायर्ड होना है। तो यहाँ पे सुपर एन्वेशन वाली रिटायरमेंट भी मतलब लिखा है मैंने, सुपर एन्वेशन मीन्स कंपल्सरी रिटायरमेंट ऑन कंप्लीटिंग सर्टेन पीरियड ऑफ सर्विस और अटेनिंग पर्टिकुलर एज की, अब आप 60 साल के हो गए, अब आप जॉब नहीं कर सकते, या अदरवाइज में वॉलेंट्री रिटायरमेंट भी आ जाएगी कि अभी एज नहीं कंप्लीट हुई, आप रिटायर होना चाहते हैं, कोई बात नहीं, रिटायरमेंट मतलब रिटायरमेंट, समझ गए। एज से उसका कोई लेना देना है, इनकम टैक्स के लिए नहीं कि इतनी एज वाली की बात करें, दोनों है ना। सर अगर रिटायरमेंट के समय मिला है तो क्या होगा, या तो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे। गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी कौन से, केवल सेंट्रल और स्टेट। सैलरी चैप्टर में जैसे आपको अभी लीव सैलरी पढ़ा रहा हूँ, फिर ग्रेचुटी पढ़ाऊंगा, पेंशन पढ़ाऊंगा, सब पढ़ाऊंगा, हर जगह ना गवर्नमेंट एम्प्लॉय का भी मतलब बदल जाएगा। जैसे यहाँ पे है सेंट्रल और स्टेट, कहीं बताऊंगा कि सेंट्रल भी है, स्टेट भी है, लोकल अथॉरिटीज के भी एम्प्लॉय है, भी सब पढ़ाऊंगा। सैलरी चैप्टर टफ कैसे बन जाता है बच्चों के लिए, क्योंकि हर जगह पे मतलब चेंज करके रखा है इन्होंने, इन्होंने किसने, आपके इंस्टीट्यूट ने नहीं, हाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। मतलब अगर यहाँ पे अगर एक बंदा है जो लोकल अथॉरिटी में काम करता है, तो हमारे फॉर द पर्पस ऑफ लीव सैलरी वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय फॉर द पर्पस ऑफ लीव सैलरी, फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स के लीव सैलरी के लिए। समझ पा रहे हैं आप बात को, तो ये भी याद करना पड़ेगा, ये भी आपको याद करना है। तो जितनी बार आप इसको घर पे
सोते जागते उठते बैठते याद करेंगे पढ़ेंगे उतना बढ़िया रहेगा। तो अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट है, बहुत आसान है, बस दिमाग में रिटेन रहे कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं तो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और खूब मजा करिए फुली एग्जाम, यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉय बिल्कुल दामाद की तरह ट्रीट होता है कि नहीं, तो फुली एग्जाम है। लेकिन सर अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो भैया हम क्या करने वाले हैं, हम आपकी चार चीजें निकालेंगे, आपकी मतलब किडनी नहीं निकाल लेंगे, आपकी चार वैल्यूज निकालेंगे और चार वैल्यूज में जो सबसे कम होगी वो एग्जेम्प्ट करेंगे, रिमेनिंग टैक्सेबल करेंगे। वो चार वैल्यूज कौन सी हैं? पहली वैल्यू है एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, जितना आपको लीव सैलरी का पैसा मिला वो लिख लो। मान लो आपको 5 लाख मिले तो पहले पॉइंट में 5 लाख, 10 लाख मिले 10 लाख, 2 लाख मिले 2 लाख, 20,000 मिले 20,000, जो मिला वो लिख लो। तो ये पॉइंट, तो पहला जो पॉइंट है ये तो क्वेश्चन में दिया होगा कि सर उसको लीव सैलरी के 3 लाख रुपए मिले तो 3 लाख लिख दिए। दूसरे पॉइंट में क्या करते हैं, एवरेज मंथली सैलरी लेते हैं और उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो लिख देते हैं। तीसरे पॉइंट में 25 लाख लिखते हैं, ये मैक्सिमम लिमिट है, गवर्नमेंट कहती है इससे ज्यादा हम किसी के लिए भी एग्जाम नहीं करेंगे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। तो तीसरे पॉइंट में भी सर कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, पहले और तीसरे पॉइंट में हमें कभी कुछ कैलकुलेट करना ही नहीं होता क्योंकि पहला भी दिया होता है, तो तीसरा तो हमें याद ही रखना पड़ता है। तीसरा कितना है? 25 लाख। चौथे पॉइंट में हम क्या करते हैं, हम अनअवेल्ड लीव को एवरेज मंथली सैलरी से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड कर देते हैं 30 से। सर इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो समझने वाली बात है वो एक तो ये समझने वाली बात है कि ये एवरेज मंथली सैलरी कैसे निकलती, क्योंकि यहाँ पे भी यूज कर रहे हो आप, यहाँ पे भी यूज कर रहे हो, ये क्या होती है और कैसे निकलती है। दूसरा समझने वाली बात है सर ये अनअवेल्ड लीव्स क्या होती है। बाकी तो कहीं कुछ है ही नहीं समझने वाला, क्योंकि पहले में लिखा है एक्चुअल अमाउंट रिसीव, दैट मींस एक्चुअल लीव सैलरी रिसीव। दूसरा में, तीसरे की पहले बात कर, जरूरी नहीं कि आप चारों सीक्वेंस में याद करो, तो दूसरे में 25 लाख बोल लेते हैं, उसमें कुछ सीखना नहीं। तीसरा हो गया एवरेज मंथली सैलरी इंटू 10, एवरेज मंथली सैलरी सीखनी 10 तो 10 ही होता है। और चौथे में अनअवेल्ड लीव्स इनटू एवरेज मंथली सैलरी डिवाइड बाय 30, तो अनअवेल्ड लीव सीखनी और एवरेज मंथली सैलरी तो एक बार सीख लेंगे तो दोनों ही पॉइंट में फिट हो जाएगी। शुरुआत करते हैं पहले अनअवेल्ड लीव से। नाम में फोकस करिए, अनअवेल्ड लीव्स मतलब जितनी छुट्टियां उसको मिली लेकिन उसने ली नहीं, वो अनअवेल्ड। अवेल्ड क्या होती होंगी? जितनी ले ली। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल अगर आपके लिए लें, मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है ए लिमिटेड, ये हर साल, देखते जाना, हर साल 20 छुट्टियां अलाउ करती है, 20 डेज लीव ये अलाउ करती है ए लिमिटेड पर ईयर, अलाउड पर ईयर। मतलब एक साल में आप कितनी छुट्टी ले सकते हैं? 20 छुट्टी ले सकते हैं पर ईयर। एक मिस्टर एक्स है, इन्होंने 10 ईयर्स सर्विस में काम किया। कितने साल काम किया? 10 ईयर्स। और 10 साल बाद जब ये रिटायर्ड हुए तो इन्होंने जो अवेल्ड कर ली थी लीव अपने पूरे जीवन भर में, वो पता चला कि 50 छुट्टियां ये अवेल्ड कर चुके हैं। तो आपको बताना है अनअवेल्ड लीव्स कितनी है, कितनी? 150। कैसे? बिल्कुल सही बता रहे हो, कैसे बताना एक बार। 20 इंटू 10 यानी 200 छुट्टियां मिली, माइनस 50 यानी 150। पक्का? सही है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अगर इसी क्वेश्चन में मान लो मैंने ऐसे दिया होता, मान लो ये फिगर मैंने नहीं दी होती, मैंने अनअवेल्ड लीव आपको दे दी होती, तो वैसे तो अवेल्ड निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि फॉर्मूले में तो अनअवेल्ड लेनी है, लेकिन अगर मेरी तसल्ली के लिए अगर मैं अवेल्ड पूछता तो बता लेते कितनी, कैसे, कितनी? 200 माइनस 150 यानी 50। अब सुनना ध्यान से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि सर आपके ऑर्गेनाइजेशन अगर 30 छुट्टियां 30 या उससे कम अलाउ करती है एक साल में, तो हम आपके ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से ही जो अनअवेल्ड लीव्स निकलती हैं वही पकड़ लेंगे अपने फॉर्मूले में, अनअवेल्ड लीव्स इनटू जो हमने आपको फोर्थ वाला दिखाया कि चार चीजों में जो चौथी चीज है, अनअवेल्ड लीव्स इनटू एवरेज मंथली सैलरी अपॉन 30 में।
तो हम अनअवेल लीव्स वही पकड़ लेंगे। मैं फिर से बोलो क्या कह रहे हो, कह रहे हैं अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आप काम करते हैं, जहाँ पे आप जॉब करते हैं, जो कंपनी है जो भी है, अगर वो खुद ही 30 छुट्टियां या उससे कम अलाउ करती है, 30 लीव पर ईयर या उससे कम अलाउ करती है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से जो अनअवेल लीव निकली हम उसको पकड़ लेंगे। हमने कहा मतलब जैसे इस क्वेश्चन में हमने जो लिया अभी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन कितनी अलाउ कर रही है, 20 छुट्टियां, तो हमारी अनअवेल लीव 150 है, तो कह रहे 150 पकड़ लेंगे सर, कोई टेंशन नहीं। लेकिन सर अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन 30 छुट्टियों से ज्यादा अलाउ करे, तो सर हम अनअवेल लीव निकालेंगे 30 छुट्टियों के हिसाब से। हम ज्यादा से ज्यादा 30 ही छुट्टी एक साल में मानते हैं। हमने कहा समझ में नहीं आया, तेरा सर समझाएंगे, सर आए इसीलिए मैं समझाता हूँ। सुनो, मान लो, इधर देखते जाना, मान लो ए लिमिटेड 40 छुट्टियां एक साल में अलाउ करती है, 40 छुट्टियां एक साल में अलाउ करती है। 10 साल आपने काम किया और आखिरी में 150 छुट्टियां आपके पास बची हुई हैं। बट ये जो 150 बची है ये एज पर कंपनी है, जो एज पर कंपनी। अब समझते हैं कैसे निकलेगा इनकम टैक्स के हिसाब से। यानी इनकम टैक्स के इस फॉर्मूले में अब हम 150 नहीं फिट कर सकते। सर क्यों नहीं कर सकते 150? क्योंकि आपकी कंपनी एक साल में 30 छुट्टियों से ज्यादा अलाउ करती है। अब करने क्या वाले, बहुत ध्यान से, हम कंपनी के हिसाब से अवेड लीव निकालने वाले भी। इनकम टैक्स को भूल जाओ कि अगर कंपनी आपको बता रही है कि 150 छुट्टी बची हैं, तो ले कितनी लीव वो बताओ। आर यू श्योर 250? पक्का भाई, 40 × 10 400 मिलती है, कंपनी के हिसाब से 150 बची है, तो तुम 250 छुट्टियां ले चुके हो। ये तो सब कंपनी के हिसाब से हुआ। अब इनकम टैक्स के हिसाब से, इनकम टैक्स वाले कहते हैं भैया देखो, एक साल में ज्यादा 30 छुट्टी, 10 साल तुम काम करे हो तो तुम्हारी होनी चाहिए टोटल 300 छुट्टियां, 250 तुम ले चुके हो, तो बची तुम्हारी 50 छुट्टियां अनअवेड लीव। इनकम टैक्स के हिसाब से 50, हम इस फॉर्मूले में 50 उठाएंगे ना कि 150। फिर से समझाऊं, 30 छुट्टी मिलती हैं आपको इनकम टैक्स के हिसाब से मैक्सिमम, तो 10 साल में 300 हुई, 250 ले चुके, इसमें से माइनस क्या किया, एक्चुअल अवेल्ड कितनी ले चुके हो, 250 ले चुके हो भैया, तो 85 हुई। आप जो कंपनी के हिसाब से 150 बता रहे थे, हम वो नहीं उठाएंगे यहां पे। अगर कंपनी एक साल में 30 छुट्टियां या उससे कम देती, तो जो कंपनी के हिसाब से अनअवेल्ड लीव है हम वही उठा लेते। लेकिन अगर कंपनी 30 छुट्टी ज्यादा दे रही, तो अनअवेल्ड लीव हमें निकालनी पड़ेगी। समझ पा रहे हैं? एक और डेटा इसी में चेंज करता हूं, देखो आप क्या बताते हो। मान लो कंपनी के हिसाब से 40 छुट्टियां मिलती हैं, 10 साल आपने काम किया, और कंपनी कह रही है जब आप रिटायर हो रहे हैं तो कंपनी के रिकॉर्ड दिखा रहे हैं कि 100 छुट्टियां बची हुई हैं। बताओ इनकम टैक्स के हिसाब से अनअवेल्ड लीव कितनी है? इनकम टैक्स के हिसाब से अनअवेल्ड लीव आपको निकालनी है। टेक योर ओन टाइम, आप चाहो तो पुराना कैलकुलेशन मैं आपको दिखा सकता हूँ रेफर करने के लिए, क्योंकि ये जो 100 छुट्टियां हैं ये तो कंपनी के हिसाब से है ना, इसको फॉर्मूले में नहीं उठाएंगे, क्योंकि कंपनी आपको 40 छुट्टियां देती है एक साल की। हमारा इनकम टैक्स कहता है ना भैया 30 छुट्टी ज्यादा कैसे, लिख के निकाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। टाइम लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे शायद हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा तो आप सभी लगा सकते हैं दिमाग, उतने दिमाग में आपका कम भी नहीं होगा। जीरो कहाँ से आया जीरो? जीरो ओके, आपका भी जीरो आ रहा है ओके। क्वेश्चन समझ गए, करना क्या है ना, अनअवेल्ड लीव सी निकालनी, बट कंपनी के हिसाब से नहीं। कौन सी वाली? इनकम टैक्स के हिसाब से। तो पहले कंपनी के हिसाब से अवेल्ड निकाल लो कि एज पर कंपनी कितनी वो ले चुका है, वो निकाल ली, कितनी ले चुका है, 300 ले चुका है, सभी ने निकाल ली। अब ये निकालो इनकम टैक्स के हिसाब से मिलनी कितनी चाहिए थी, ज्यादा से ज्यादा 300, ले कितनी चुका है, 300। इनकम टैक्स के हिसाब से अनअवेल्ड कितनी हुई, जीरो। तो यहां इस फॉर्मूले में हम जीरो लेंगे, अनअवेल्ड लीव जीरो हो जाएंगी। पक्का समझ में आ गया? कोई डाउट? अच्छा अच्छा, अगर इस 100 को भी मैं, ये 100 समझ में आ गया ना, मैं एक बार लिख के भी दिखा देता हूँ, मैं इसको बैक कर रहा हूँ।
मैं लिख के दिखा देता हूँ ताकि जिन बच्चों को ना समझ में आया हो। देखो बेटा, 40 इंटू 10 400 छुट्टी मिलती है। 400 में तुम 100 अभी नहीं लिए हो तो 300 लिए बैठे हो। इनकम टैक्स में आए, इनकम टैक्स कहता है 1 साल की 30 छुट्टी, 10 साल की हो गई 300, और तुम 300 ही ले चुके हो, तो 300 में 300 गया 0, इसलिए वो 0 आया था। ठीक है, इसको मैं और चेंज करने जा रहा हूँ। मान लो ये 100 ना लिखा होता, ये 120 लिखा होता, तो इनकम टैक्स के हिसाब से अनअवेल्ड लीव्स कितनी होती? 20। आर यू श्योर? पक्का? अवेल्ड कितनी बनती? 280 अवेल्ड होती। 400 में से 120 या 280, और इधर 300 मिलती माइनस 280, 20। सभी का सही आ रहा है। अगला सुनो, अगर ये 100 होता तो 100 होता तो आपने बताया ही था 0। अगला सुनो, अगर ये 80 होता तो ठीक है, ठीक है, बाद में कर लीजिएगा, कोई बात नहीं, लेकिन कर लीजिएगा, ठीक है। वेरी गुड, आ रहा है समझ में? अच्छी बात है डिम्पल, वेरी गुड। हाँ बोलो, कितनी होगी? हैं? 0? पक्का? कि माइनस की? माइनस नहीं होगा, 0 ही आएगा। ठीक है, देखो हम लोग मैथ्स तो कर नहीं रहे, तो अगर अवेल्ड निकालें तो 400 में 80 गया, 320 आप अवेल्ड कर चुके हैं कि नहीं? इनकम टैक्स के हिसाब से बनती है 300, और 300 में वो जब 320 जो आप ले चुके हैं वो माइनस करेगा तो 0 बचेगा, माइनस का 20 नहीं। समझ गए? तो 0 बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब आपको ये पढ़ाता हूं, देखो आपको समझ में आ जाएगा। अनअवेल्ड लीव्स का मतलब लीव्स एंटाइटलमेंट, एंटाइटलमेंट समझते हैं? एलिजिबिलिटी, shall not exceed 30 days for each completed year of service। 30 दिन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दैट मीन्स अगर कंपनी खुद ही 30 दिन या उसे कम दे रही है छुट्टी, तो जितनी कंपनी के हिसाब से अनअवेल्ड लीव्स आई हम वो उठा लेंगे। मतलब अगर कंपनी 25 दिन की छुट्टी देती है एक साल में, तो इनकम टैक्स का कैलकुलेशन 30 दिन के हिसाब से होगा क्या? 25 के हिसाब से ही होगा, कंपनी के हिसाब से। 30 से ज्यादा देगी तो इनकम टैक्स आता कहता नहीं भैया 30। ठीक है सर, बेटा सर आपने हमको अनअवेल्ड लीव्स तो सिखा दिया, बहुत बढ़िया बेटा। सर ये भी प्लीज समझा दो, ये कैसे निकलता है एवरेज मंथली सैलरी? क्योंकि अगर आपने ये सिखा दिया तो यहाँ पे फिट हो जाएगा, यहाँ पे फिट हो जाएगा, फिर तो कुछ है ही नहीं सर, फिर तो आंसर आने लग जाएंगे। एवरेज मंथली सैलरी, नाम समझिए, एवरेज करना है। क्या करना है? एवरेज। लॉ मेकर कहता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है, सर आप जिस डेट को रिटायर हुए, जिस डेट को रिटायर हुए उससे पीछे के 10 महीने की सैलरी पकड़ना। हमने कहा 10 साल की? कह रहे नहीं सर सुनो तो ध्यान से, 10 महीने की बोल रहे हैं, पीछे की 10 महीने की। हमने कब से? कह रहे जिस डेट को आप रिटायर्ड हो वहां से पीछे के 10 महीने। पीछे के कि आगे के? आगे के तो मिलेंगे ही नहीं, आगे के तो पेंशन वगैरह मिलेगी, पीछे के 10 महीने की, और फिर उसका टोटल कर देना। हमने कर देंगे। कह रहा फिर उसको डिवाइड बाई 10 कर देना। हमने कहा अच्छा कर देंगे। कह रहे ये आ गई तुम्हारी एवरेज मंथली सैलरी। हमने फिर से बोलो, कह रहा पीछे के 10 महीने की सैलरी उठाना, उनका टोटल कर लेना, पीछे 10 महीने जो टोटल मिली, फिर हमें तो 1 महीने की चाहिए, वो तो 10 महीने की है, क्या करें? डिवाइड बाई 10 तो एवरेज आ जाएगा। अच्छा, हमने कहा अच्छा एक बात बताओ, पीछे की हम जो 10 महीने की उठाएंगे इसमें क्या क्या जोड़े? हमें तो बेसिक सैलरी भी मिला करती थी, हमें डियरनेस अलाउंस भी मिला करता था, हमें कमीशन भी मिला करता था, हमें हाउस रेंट अलाउंस भी मिला करता था, हमें टिफिन अलाउंस भी मिला करता था, यूनिफॉर्म अलाउंस भी मिला करता था, परक्यूजर भी मिला करती थी, कहां कहां जोड़ दें? अरे थमो थमो थमो, जब पीछे की 10 महीने की सैलरी उठाना तो 3 चीजें जोड़ना।
केवल 3। हमने कौन सी 3? कह रहा एक जोड़ना बेसिक सैलरी, एक जोड़ना डियरनेस अलाउंस इफ वाला। ये कौन सा वाला है? कह रहा इफ, सर समझाएंगे। एक जोड़ना कमीशन, वो भी इफ वाला। एग्जाम में इफ वाला नहीं लिखेंगे, अभी इफ वाला का मतलब बताने वाला हूं। हमने कहा 3 चीजें जोड़ती है, बेसिक सैलरी, डीए इफ, कुछ कंडीशन है, कमीशन इफ। कह रहा हाँ, ये तीनों कितने टाइम के लिए नहीं होगी? जब रिटायर हुए उस डेट से पीछे के 10 मंथ जोड़ देंगे, फिर डिवाइड बाई 10 कर देंगे। ये इफ क्या है सर? मैं समझा। यहाँ पे जब आप एवरेज सैलरी निकालेंगे तो सैलरी का क्या मतलब है, क्या क्या जोड़ेंगे? 3 चीजें जोड़ेंगे। एक बेसिक सैलरी, सर बेसिक सैलरी में तो कोई कंडीशन लिखी नहीं, हाँ नहीं लिखी। सर डीए में कुछ लिख रखा है आपने तभी जोड़ेंगे, अभी बताता हूँ क्या। प्लस कमीशन में आपने कुछ लिख रखा है, चलो पहले कमीशन से ही शुरू करता हूँ। कमीशन, कमीशन में क्या लिखा है? कमीशन कौन सा जोड़ेंगे सर? इफ बेस्ड ऑन फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर अचीव्ड बाय एम्प्लॉय, तो ही जोड़ेंगे, नहीं तो नहीं जोड़ेंगे। ये क्यों जोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये? एवरेज सैलरी किस चीज के लिए निकाल रहे हैं? टॉपिक क्या है? लीव सैलरी पढ़ रहे हैं, कितनी टैक्सेबल होगी कितनी एग्जाम्प्ट होगी, उसके लिए कर रहे हैं। कमीशन के लिए नहीं निकाल रहे हैं। मेरी बात समझने की कोशिश करिए। हमारा टारगेट है लीव सैलरी निकालनी है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, कितनी एग्जाम्प्ट होगी, तो उसमें 4 फिगर थी, 4 में जो कम होगी वो एग्जाम्प्ट होगी, तो उसके लिए ये पढ़ना है। कमीशन टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा वो नहीं पढ़ा रहा हूं यहां पे। डियरनेस अलाउंस टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा ये नहीं पढ़ा रहा हूं आपको। लीव सैलरी में जो एवरेज मंथली सैलरी निकलेगी उसमें क्या क्या जुड़ेगा वो पढ़ा रहा हूं। समझ पा रहे हैं बात को? लॉ मेकर कह रहा सर कमीशन लेना। हमने कहा कौन सा ले? कह रहा यही वाला लेना, नहीं तो मत लेना, मत तो नहीं जोड़ना। हमने क्या लिखा है इंग्लिश में? इफ बेस्ड ऑन फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर अचीव्ड बाय द एम्प्लॉय। हमने कुछ नहीं समझा रहा, अरे कह रहा कुछ नहीं समझा रहा, कोई बात नहीं, तुम एक काम करो केवल इतना ही समझ लो, अचीव्ड बाय एम्प्लॉय नहीं भी समझ पाओ तो कोई बात नहीं। हमने कहा इतना क्या लिखा है? इफ बेस्ड ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। हमने कहा मतलब अगर मान लो एम्प्लॉय को कमीशन मिलता है 500 रुपए महीना, फिक्स कर रखा है हमने, 500 रुपए महीना देंगे तुमको कमीशन, करे ये मत जोड़ना, ये नहीं जोड़ता। हमने तुमने लिखा तो फिक्स्ड वाला जोड़ना है। कह रहा है बेस्ड ऑन फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, दिस इज फिक्स्ड अमाउंट, ये नहीं जोड़ता, फिक्स्ड परसेंटेज वाला जोड़ता। हमने कहा अच्छा, हमने कहा अच्छा अगर हमने एम्प्लॉय से कह रखा है कि तुम जितनी परचेजेस करोगे उसका 1% हम तुमको कमीशन दिया करें, परसेंटेज फिक्स कर रखा है 1%, जोड़ेंगे या सुनो? हाँ या ना, कुछ तो बोलो, या तो सही हो गया या गलत हो गए। हाँ ये नहीं जोड़ना है क्योंकि लॉ मेकर करे टर्नओवर यानी सेल का। दैट मींस ये मैंने आपको दो वो चीजें बताई जहां वो आपको फंसाएगा, आपको फंसना नहीं है, वो पूरी तरीके से जाल बिछा के बैठेगा, आपको जाल में नहीं फंसना। फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर है, फिक्स परसेंटेज ऑफ परचेज थोड़ी ना जोड़ते हैं यहाँ पे से, फिक्स अमाउंट थोड़ी ना जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं? फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर अचीव्ड बाय एम्प्लॉय। याद करो ना करो कोई फर्क नहीं है। यानी अगर टर्नओवर का हमने परसेंटेज फिक्स कर रखा है कि जितनी भी तुम सेल करोगे उसका 2% तुम्हारा कमीशन, उसका 1% तुम्हारा कमीशन, 5% तुम्हारा कमीशन, 10% तुम्हारा कमीशन, 0.5% तुम्हारा कमीशन, तो वो जोड़ेंगे क्या? कमीशन। टर्नओवर का उत्तर परसेंट निकालने कमीशन। तो पिछले 10 महीने का, पिछले 10 महीने मतलब जब आप रिटायर्ड हुए उसके पिछले के 10 महीने का हम कमीशन जोड़ेंगे। कौन सा वाला जोड़ेंगे? इफ बेस्ड ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। सर अगर कमीशन दिया ही नहीं है तो क्वेश्चन में, तो क्या करेंगे? नहीं जोड़ेंगे बेटा, केवल यही इफ वाला जोड़ेंगे। जब मैं इफ बोलूं, मैं अब देखो बार बार ना बहुत जगह आएगा ये, तो या तो मैं बार बार बोलूं कमीशन इज बेस्ड ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर अचीव्ड बाय द एम्प्लॉय। जब हमें को और आपको पढ़ना है तो हम आगे बोलेंगे कमीशन इफ। जैसे हम इफ बोलेंगे तो मेरा मतलब क्या होगा? इफ बेस्ड ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, बहुत जगह पे भी आने वाला है, तो वो जोड़ते हैं। सर डीए, डीए का फुल फॉर्म तो आप जानते हैं, डियरनेस अलाउंस। सर ये क्या लिखा है? डीए इफ प्रोवाइडेड अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और इट इज टू बी कंसीडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग ऑल रिटायरमेंट बेनिफिट, ये क्या मतलब है? जब एक एम्प्लॉय की जॉब लगती है तो जॉब के समय उसको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है कि तुमको क्या क्या मिलेगा क्या क्या नहीं मिलेगा, और ऑर्गेनाइजेशन ये भी बताती है कि जब आप रिटायर्ड होंगे तब क्या मिलेगा। तो लेट्स से उसके में लिखा है कि आप रिटायर्ड होंगे तो आपको लीव सैलरी मिलेगी, पेंशन मिलेगा, प्रोविडेंट फंड मिलेगा, ग्रेच्युटी मिलेगी, ये वो। और उसमें ये भी लिखा जाता है कि उसका मैकेनिज्म क्या होगा, उसका मेथोडोलॉजी क्या होगी, उसका पर्पस क्या होगा, उसका कैलकुलेशन का तरीका क्या होगा, मतलब क्या क्या जोड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम आपको बाद में पेंशन दिया करेंगे,
कितनी दिया करोगे, किसका दिया करोगे? बेसिक सैलरी का सर्टेन परसेंटेज दोगे कि डीए का भी पेंशन में पार्ट इन्वॉल्व करोगे, क्या चीज का दोगे? समझ रहे हो कैसे? या एम्प्लॉयर बोल रहा है आप आखिरी में रिटायर होगे तो हम लीव सैलरी जो बचेगी उसका पैसा दे देंगे। किसके बराबर दोगे सर? हमको जो बेसिक सैलरी मिलती थी उसके हिसाब से दोगे कि बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस कमीशन, किस हिसाब से दोगे? समझ पा रहे हो? तो वो लिखा होता है उसके एम्प्लॉयमेंट लेटर में। अगर उसमें लिखा है कि रिटायरमेंट बेनिफिट्स के कैलकुलेशन के लिए डीए कंसीडर होता है, रिटायरमेंट बेनिफिट के कैलकुलेशन के लिए डीए कंसीडर होता है, तो हमें यहां पे डीए जोड़ना है। रिटायरमेंट बेनिफिट्स के, आप समझ, रिटायरमेंट बेनिफिट का कैलकुलेशन समझ पा रहे हैं? मान लो एम्प्लॉय रिटायर हुआ, 400 दिन की छुट्टी बची, एम्प्लॉयर पेमेंट कर रहा है, 400 दिन इंटू क्या करके पेमेंट करे? बेसिक सैलरी पर डे करे कि डीए भी जोड़ रहा है पर डे, वो तो एम्प्लॉयर की मर्जी है ना। तो उसकी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज है, उनकी पॉलिसी में अगर डीए रिटायरमेंट बेनिफिट्स के पार्ट में इंक्लूड होता है तो हमें डीए लेना, नहीं तो हमें डीए नहीं लेना। अब ऐसा डीए एग्जाम में कैसे दिया होता है? या तो सिंपल भाषा में दिया होगा कि डीए और यहां लिखा होगा इट इज टू बी कंसीडर, देखो मैं हाईलाइट करो, इट इज टू बी कंसीडर फॉर कैलकुलेटिंग ऑल रिटायरमेंट बेनिफिट्स, तो हमें वो डीए लेना है। क्या लिखा है? डीए एंड इट इज कंसीडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग ऑल रिटायरमेंट बेनिफिट, वो हमें लेना है। या इसी को, सेम चीज को एक और नाम से भी बोलते हैं, एक ही सेम चीज का एक और नाम, इफ प्रोवाइडेड अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, का मतलब यही होता है कि इट इज टू बी कंसीडर फॉर कैलकुलेटिंग रिटायरमेंट बेनिफिट। जैसे कई बार होता है ना कि आपका एक घर का नाम है पुष्पा, है ना, बाहर का नाम कुछ और है, होता है ना कई बार, मतलब तो एक ही है ना, है तो आप ही, सेम है, दो नाम है मतलब एक है। मैंने दोनों जानबूझ के लिखे हैं कि बच्चे को एक पढ़ाओ, एग्जाम में कुछ और पूछ पता नहीं ये क्या, एक ही चीज लिखी है। यानी अगर लिखा है, इन शॉर्ट, रटने वाले बच्चे ध्यान दें, अगर लिखा है डीए एंड इट इज टू बी कंसीडर फॉर कैलकुलेटिंग रिटायरमेंट बेनिफिट, हमें लेना। या लिखा है डीए इट इज पार्ट अंडर दी टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हमें लेना। सर अगर लिखा है डीए और लिखा है इट इज नॉट टू बी कंसीडर फॉर कैलकुलेटिंग रिटायरमेंट बेनिफिट्स, तो नहीं लेना। सर अगर लिखा है डीए और कुछ नहीं बता रहा, आगे कुछ भी नहीं बता रहा, तो हम क्या माने एग्जाम में? आप समझ गए मेरा क्वेश्चन? समझ गए ना? डीए और आगे साइलेंट है, बिल्कुल चुप्पी साध के बैठ गया, हमको जो बोलो बोलो, क्वेश्चन कुछ बोल ही नहीं रहा। ऐसे में हम ये एज्यूम करते हैं इट इज नॉट टू बी कंसीडर फॉर कैलकुलेटिंग रिटायरमेंट बेनिफिट। मैंने ये भी नोट नंबर 1 में लिख रखा है, सब लिख के दिया है आपको। आप बस मेरी क्लास अच्छे से पढ़ते रहिए, घर पे रिवीजन करते रहिए, क्वेश्चन लगाते रहिए, बस मजे में रहेंगे। लिखा है we have to take DA as salary if provided under the terms of employment or when DA is to be considered for calculating retirement benefit. Suppose if only written as DA at the rate 5,000 per month and no specific information is given in exam, तो क्या assume करेंगे? Then assume that it is not provided under the terms of, that means अब मैं आपसे DA if बोलूंगा अगर, तो आप समझ जाइएगा मैं कहना चाह रहा हूं डी इफ का मतलब इफ प्रोवाइडेड अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और इफ इट इज टू बी कंसीडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग ऑल रिटायरमेंट बेनिफिट्स। तो हमें करना क्या है, फिर से बात करते हैं। पूरी चीज क्यों सीख रहे हैं सर? ये पूरी चीज लीव सैलरी के लिए सीख रहे हैं, वो भी अगर रिटायरमेंट के समय मिली हो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, क्योंकि अगर लीव सैलरी ड्यूरिंग सर्विस पीरियड मिल जाए तो बच्चों के लिए आसान है। बच्चों के लिए क्यों आसान है? अगर लीव सैलरी का पैसा ड्यूरिंग सर्विस पीरियड मिल जाए तो आपके लिए आसान है। क्यों? फुली टैक्सेबल, आपको कुछ निकालना ही नहीं है भैया, आपको कहां झंझट में पड़ना है, एवरेज सैलरी है वो। आप अपनी बात करिए, एग्जाम के लिए अगर डीए लीव सैलरी सर्विस पीरियड के दौरान मिलती है तो आपके लिए कितना आसान है। लेकिन अगर रिटायरमेंट में मिलती है और एग्जाम में कह रहा है रिटायरमेंट मिली सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, आपके लिए आसान है? क्या एग्जाम आसान है बताओ? फुली एग्जाम। स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय को फुली एग्जाम, लेकिन अगर आ गया नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, हम आपको ज्यादा खुशी आनी चाहिए क्योंकि ज्यादा मार्क्स का आएगा, तभी तो बनोगे आप। दुनिया का हर इंसान थोड़ी ना सीएस बनता है। आपको आता है, आप इतने अच्छे से पढ़ के जा रहे हो, आपको और खुशी होनी चाहिए। आपको पता है 4 चीजें निकालते मेरे सर ने सिखाया था। क्या? एक, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, दूसरा एवरेज मंथली सैलरी इनटू 10, तीसरा 25 लाख, और चौथा अनअवेल्ड लीव्स इनटू एवरेज मंथली सैलरी डिवाइड बाय 30।
जिसमें आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे कि अनअवेड लीव्स के लिए इंप्लॉयर अपने एम्प्लॉय को पर ईयर कितनी छुट्टी अलाउ करता है। अगर 30 या उससे कम करता है तो आप राहत की सांस लेंगे कि जो अनअवेड लीव्स दी हम वही उठा लेंगे, और अगर 30 से ज्यादा करता है तो आप बाकी की तरफ देख के हंसेंगे, हे इन लोग को नहीं पता होगा, हमें आता है। क्यों? क्योंकि हमें तो 30 से निकालना आता है कि नहीं आता। और एवरेज मंथली सैलरी के लिए क्या करेंगे? रिटायरमेंट की डेट देखेंगे। पूरी बात समझो, रिटायरमेंट की डेट, वहां से पीछे 10 महीने जाएंगे, वहां से पीछे 10 महीने, पीछे 10 महीने की बेसिक सैलरी उठा के टोटल कर देंगे, डीए इफ उठा के टोटल कर देंगे, कमीशन इफ उठा के टोटल कर देंगे, तो तीनों टोटल हो जाए, फिर डिवाइड बाई 10 कर देंगे। फिर डिवाइड बाई 10 करना नहीं भूलना, क्योंकि हमें तो चाहिए एवरेज मंथली सैलरी। डिवाइड बाई 10 कर देंगे, एवरेज मंथली सैलरी आ जाएगी, और फिर उसमें इंटू 10 करेंगे। सेकंड पॉइंट में लिखा ना, एवरेज मंथली सैलरी इंटू 10, और नीचे वाले में अनअवेड लीव्स इंटू एवरेज मंथली सैलरी डिवाइड बाई 30। अच्छा, ये डिवाइड बाई जो 30 है, ये किससे डिवाइड करना है? पूरे से, किस एवरेज मंथली सैलरी से किससे डिवाइड करना है? किसी से भी कर लो एक ही बात आएगी, पूरे से भी करोगे तो भी वही आंसर आएगा। मतलब अगर आप आखिरी पॉइंट की बात करें, अनअवेड लीव्स, सर हम भी एएमएस लिख सकते हैं एग्जाम में, नहीं बेटा तुम पूरा लिखोगे। ये करो, या आप अनअवेड लीव्स इंटू एवरेज मंथली सैलरी अपॉन 30 करो, दोनों एक ही आंसर आएगा कि अलग आएगा? एक आएगा। मैं आपको ना आगे जरा लेके चलता हूँ, क्वेश्चन कराता हूँ, फिर ये बाद में पॉइंट में आऊंगा। पहले ये क्वेश्चन एक कराता हूँ, ये वाला। ऊपर देखिए कि छोटा सा क्वेश्चन है। Z, an employee of Uttar Pradesh government, retires on 9th March 2025. यूपी गवर्नमेंट यानी स्टेट गवर्नमेंट, and receive 18,90,000 rupees as cash equivalent of earned leave to his credit. 18,90,000 मिले, earned leave थी उसके क्रेडिट में बची हुई थी जो, is 18,90,000 fully exempt from tax? Yes. Since that is a government employee, leave salary of 18,90,000 fully exempt from tax. क्या सर ये भी याद करना है सेक्शन 10 नहीं बेटा, ये नहीं याद करने की जरूरत है, इतना मैं आपके ऊपर बर्डन नहीं डालूंगा। दूसरा एग्जाम्पल, मिस्टर ए is a non-government employee retired after the service of 30 years and 8 months. नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर्ड हुए 30 साल 8 महीने। ऐसे क्वेश्चन में, लीव सैलरी के क्वेश्चन में, जो मंथ्स हैं, फ्रैक्शन है, हम उसको इग्नोर कर देते हैं, हम केवल कंप्लीटेड ईयर्स उठाते हैं, यानी 30 साल हमारे मतलब का है। आगे पढ़ते हैं, लीव्स अलाउड बाय द कंपनी आर 45 डेज फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर। ऐसे में क्या करोगे? हाँ, दूसरों पे हंसोगे, हे इनको नहीं आता, हमें आता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम तो 30 दिन के हिसाब से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, अनअवेयर लीव्स एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट 600 दिन। ये कंपनी के हिसाब से दी होती हैं कि कुछ इनकम टैक्स की दी होती है? कंपनी के हिसाब से, क्योंकि इनकम टैक्स के हिसाब से दे देगा तो फिर हम करके क्या आएंगे एग्जाम में, हमसे मेहनत कराएगा। तो हम अनअवेयर लीव यही 600 उठा लेंगे कि निकालेंगे? निकालेंगे, क्योंकि कंपनी 30 से ज्यादा 45 छुट्टियां देती है। और क्या दिया है? एवरेज मंथली सैलरी दे दी है 10,000 रुपए, एंड बाई इनकैशिंग 600 डेज ही गेट्स 2,80,000 रुपीज। कैलकुलेट टैक्सेबल लीव सैलरी। तो भैया एक एक करके जो मैं पूछूं पहले समझना, एग्जाम में ये देख लेना, ये लीव सैलरी का पैसा ड्यूरिंग सर्विस पीरियड मिला है कि रिटायरमेंट के समय मिला है? बोलना है आपको, लीव सैलरी का पैसा ड्यूरिंग सर्विस पीरियड मिला है कि रिटायरमेंट के समय मिला है? रिटायरमेंट, सर्विस पीरियड के दौरान मिलता तो पूरा टैक्सेबल कर देते। मतलब स्टेप वाइज देखना एग्जाम में, डायरेक्टली उछल के ना कूद पड़ना। रिटायरमेंट के समय मिला है। दूसरा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की नॉन गवर्नमेंट? नॉन गवर्नमेंट। अब आप कितनी चीजें निकालने वाले हो? 4। चलो मेरी हेल्प करो, मेरी हेल्प करो। पहली चीज, आंसर नहीं देखने का ना, पहली चीज, जितना एक्चुअल अमाउंट मिला होता है, बताओ एक्चुअल अमाउंट कितना मिला इसको? 2,80,000 लीव सैलरी का पैसा मिला। सर दूसरी चीज में एवरेज मंथली सैलरी इंटू 10 करते हैं। एवरेज मंथली सैलरी मैंने आपको दी हुई है, कितनी दी है? 10,000। 10,000 इंटू 10, 1 लाख। सर तीसरे में तो आपने सिखाया 25 लाख लिख देते हैं। हाँ बेटा। सर चौथे में आपने सिखाया है अनअवेल्ड लीव इंटू एवरेज मंथली सैलरी की जगह सर 10,000 लिख दो, एवरेज मंथली सैलरी बताइए अपॉन 30। सर अनअवेल्ड लीव भी तो पता है, 600 लिख दो, अनअवेल्ड लीव 600 लिख दो, खत्म करूं? नहीं, अनअवेल्ड लीव निकालोगे आप? तो आप निकालो, ये काम आप कर दो। अनअवेल्ड लीव 150, वेरी गुड, क्या बात है। अनअवेल्ड लीव मैं भी निकाल देता हूं, आप भी निकाल लो। 750 और मैंने निकाल लिया, ठीक है। हाँ निकालो नमनदीप बेटा।
आप भूल जाते हो कि आपको भी निकालना है। हाँ, आप मेरे को देख रहे थे प्यारी नजरों से, शर्म आ जाती है। आज भी कुछ बच्चे मोबाइल यूज कर रहे हैं। कैलकुलेटर नहीं लेके आते। लिया ये क्या बेटा तुम लोगों ने कैलकुलेटर? एग्जामिनेशन वाले दिन पे बिल्कुल ताजा ब्रांड न्यू खरीदेंगे बाहर से, फिर अंदर एग्जामिनेशन हॉल में आधा घंटा बैठ के परसेंटेज का साइन देंगे। काश भगवान बुद्धि दे। 150 कुछ बच्चे बता रहे हैं, बाकी बच्चे 150 आ रहा है। कैसे कोई बताएगा हमको, एक्सप्लेन करेगा कैसे 150 आएगा? 150 सही आंसर है। कौन कौन एक्सप्लेन कर सकता है कि 150 कैसे आएगा? और इधर से कोई नहीं? आप दिव्यांशी है ना? सही नाम बोल रहा हूँ ना आपका मैं? हाँ ठीक है, बताइए। हाँ, 45 इंटू 30 ईयर्स कितना हुआ? यानी टोटल अलाउड बाई कंपनी आपने निकाल लिया कि टोटल अलाउड, मैं लिखता चल रहा हूँ, धीमे धीमे बताती चलना मेरे को। टोटल अलाउड बाई कंपनी, आप कहीं सर 45 डेज के अलाउ करी, 30 साल काम किया है, तो ये होता है 1350। फिर क्या किया आपने? वो माइनस कर दी, तो आपने लेस कर दी अनअवेल लीव्स एज पर कंपनी। कंपनी ने जो बताई है 600 दिन, तो इससे क्या आया? अवेल लीव्स आ गई कितनी? 750। फिर क्या किया? फिर टोटल लीव्स अलाउड एज पर गवर्नमेंट नहीं, इनकम टैक्स है ना एक्ट, कितनी? 30 डेज इंटू 30 ईयर्स, दैट इज 900। फिर क्या किया? एक्चुअल अवेल लीव्स माइनस कर दी कितनी? ये आप सब एग्जाम में फुल फॉर्म लिख के प्रॉपर करके दिखाएगा। तो अनअवेल लीव्स एज पर इनकम टैक्स कितनी आ गई? बस अब तो कुछ बचा ही नहीं है। आइए, बिल्कुल आप लोगों ने ज्यादातर बच्चों ने सही बता दिया था। तो 150 ले लेते हैं यहाँ पे, और इसको जरा मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो। 150 इंटू 10,000 डिवाइड बाई 30, ये होता है 5,000 कितना? 50,000। 150 गलत दिया क्या मैंने? इंटू 10,000, हाँ डिवाइड बाई 30, हाँ 50,000 सही है, 50,000। अब हमारे पास चार फिगर आ गई हैं, हम चारों फिगर को बहुत घूर घूर के देखने वाले हैं। 2,80,000, 1,00,000, 25,00,000, 50,000, और 5 मिनट में सोच के बताएंगे कि इनमें से कम कौन सी है। आपने जल्दी बता दिया 50,000। 50,000 एग्जेम्प्ट होगी, टैक्सेबल कितनी होगी? मिली कितनी थी? 2,80,000। 2,80,000 में 50,000 एग्जेम्प्ट होगी तो टैक्सेबल 2,30,000। आंसर आ गया। अब आप आंसर देख सकते हैं, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जाम्ड, ये लिख दिया। आप एग्जाम में डायरेक्टली फिगर्स मत लिखना, आपको डिस्क्लेमर दे देता हूं। पूरा ऐसा नहीं जो सॉल्यूशन मैंने दिया यही कॉपी पेस्ट करना है, नहीं, आपको पहले वो 4 पॉइंट लिख के दिखाने पड़ेंगे। फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई, इफ रिसीव लीव सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, द लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जाम्ड, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, average monthly salary into 10 rupees 25 lakh, that is maximum limit, and fourth point is unavailed leaves into average monthly salary upon 30। फिर एक एक पॉइंट को निकाल के दिखाना पड़ेगा, या जो दिया है वो वैसे ही लिखेंगे। तो आपका आंसर स्पीकिंग आंसर होना चाहिए, बातचीत करता हुआ आंसर होना चाहिए, फॉर्मुलेज उसमें होने चाहिए, या जो भी प्रोविजंस हैं वो उसके अंदर होने चाहिए। समझ पा रहे हैं हम बात को? नहीं तो नंबर कटेंगे, है ना? तो देयरफॉर लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग है 50,000, वो एग्जाम्प्ट हो गया, टैक्सेबल हो गया 230। और वर्किंग नोट दिखाएंगे क्या सर? जैसे हमने ये 150 दिन अनअवेल्ड लीव्स निकाला था, इसको हम वर्किंग नोट में दिखाएंगे। कोई भी वर्किंग नोट अगर आप नहीं बना के आएंगे तो कई बार वो ऐसा करता है कि 6 महीने बाद फिर से बुलाता है कि अब बनाने आओ। आप समझ गए? तो आपको वर्किंग नोट बना के आने। देखो, ये छोटी छोटी बातें होती है, मैं बताऊं आपको, कई बार क्या होता है, क्वेश्चन आता है आपको एग्जाम में आता है, बट आपने प्रेजेंटेशन करते समय उतना प्रॉपर नहीं किया। जब मैं प्रेजेंटेशन की बात करता हूं तो मैं बहुत ज्यादा राइटिंग पे फोकस नहीं कर रहा। ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज्यादा राइटिंग पे फोकस कर रहा हूं, बट आप उसको सारी बातें बताओ, वो जब आपका आंसर पढ़े तो उसका दिल खुश हो जाए। वो जब आपके पेपर चेक कर रहा होगा तो वो एक इमेज बना रहा होगा आपकी,
या तो वो पढ़े लिखे बच्चे की इमेज बन रही है क्योंकि वो आपको नहीं जानता, या तो पढ़े लिखे बच्चे की इमेज बन रही है, या ऐसे ही। तो अगर आप अपने आप को उतना बता पा रहे हो उसको, तो उसकी नजरों में आपकी इमेज अच्छी हो रही है, क्यों नंबर काटेगा? बाकियों को अगर 5 में 3 दे रहा होगा तो आपको 4 दे के जाएगा ना। समझ रहे हैं बात को? इसलिए बताना है, और ये प्रैक्टिस आपको घर पे लिख के करनी पड़ेगी। चलें अगले में, हाँ या ना? अगर दिमाग चल रहा हो तो ही चले, चल रहा है ना दिमाग? चलो वेरी गुड। अगला आता है ग्रेचुटी। वर्ड सुना है कभी आपने? ग्रेचुटी वर्ड सुना है? हाँ या ना तो बोल दो या करो, हमें समझ में नहीं आता, तुम लोग मन में बोलते हो। हम ना मन नहीं रीड कर पाते, सीए किया है, फेस रीडिंग का कोर्स नहीं किया हमने, तो इसलिए बता दिया करिए आप लोग, ठीक है? देखिए ग्रेचुटी जो है ना, बेसिकली ड्राइव्ड हुआ है गिफ्ट वर्ड से। होता क्या है, एक एम्प्लॉय एक ऑर्गेनाइजेशन में अपने बहुत सारे साल देने के बाद, अपने जीवन के अनमोल साल देने के बाद रिटायर्ड होता है। उस ऑर्गेनाइजेशन को इस सालों में उसने कहां से कहां पहुंचा दिया हो, मतलब कहां से कहां। एम्प्लॉयर का भी ये फर्ज बनता है कि सर आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड, आउट ऑफ गिफ्ट, उसको कुछ ऐसा पैसा दे दें कि सर उसके भी बचा हुआ जीवन एक रिस्पेक्ट के साथ बीत पाए। वहां से निकला था ये ग्रेचुटी। तो आमतौर पे ग्रेचुटी या तो रिटायरमेंट के समय मिलता है या डेथ के समय। डेथ के समय किसको मिलेगा? जो मर गया उसको नहीं मिलता, वो तो चला गया, उसके फैमिली मेंबर्स को नहीं, हाँ स्पाउस हो सकता है, कोई भी फैमिली मेंबर। तो आमतौर पे सर्विस पीरियड के दौरान नहीं मिलता है पैसा, लेकिन अगर तब भी हम क्वेश्चन फ्रेम कर दें कि ग्रेचुटी का अमाउंट रिसीव्ड और ड्यूरिंग सर्विस पीरियड, तो हम उस पर बहस नहीं करेंगे कि नहीं मिलता, नहीं नहीं सिंपल मिला है, ठीक है, फुली टैक्सेबल। वैसे तो ग्रेचुटी ड्यूरिंग सर्विस पीरियड नहीं मिलता, लेकिन अगर क्वेश्चन फ्रेम हो जाए कि ड्यूरिंग सर्विस पीरियड मिलता है तो फुली टैक्सेबल। तो मैंने जानबूझ के जब प्रोविजन लिखा तो मैंने लिख दिया कि अगर रिसीव्ड ड्यूरिंग सर्विस पीरियड फुली टैक्सेबल, जैसे लीव सैलरी में था, है ना? अब पढ़ते हैं जरा। ग्रेचुटी इज डेथ कम रिटायरमेंट बेनिफिट, इन अदर वर्ड्स gratuity mean can be given on death as well as on retirement, but if received during service period it is fully taxable। किसके हैंड्स में? गवर्नमेंट एम्प्लॉय कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय? दोनों के हाथ में। अगर सर्विस पीरियड के दौरान मिल रहा है पूरा टैक्सेबल। लेकिन सर अगर रिटायरमेंट के समय मिल रहा है, चाहे वो रिटायरमेंट सुपर एन्वेशन वाली हो चाहे अदरवाइज। सुपर एन्वेशन मतलब अब आप सब लोग जानने लगे हैं क्या मतलब होता है? कंपल्सरी रिटायरमेंट, अदरवाइज में वॉलंटरी, यानी दोनों तरीके की रिटायरमेंट। अब अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो फुली एग्जाम, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय में सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है और लोकल अथॉरिटीज के एम्प्लॉय भी है। लीव सैलरी में गवर्नमेंट एम्प्लॉय में केवल 2 थे, सेंट्रल और स्टेट। यहां लोकल अथॉरिटी को भी ग्रेचुटी में गवर्नमेंट एम्प्लॉय माना जाए। तो अगर इनको रिटायरमेंट के समय ग्रेचुटी का पैसा मिला, एग्जेम्प्ट। लेकिन अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो क्या होगा? नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए 2 बातें होंगी। है सर? हाँ 2 बातें। या तो वो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 से कवर्ड होगा, या फिर वो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 से नहीं कवर्ड होगा। ये एक्ट बना हुआ है, सुना है आपने? आप लोग करिकुलम में था क्या कभी? आपके में था? एसबी एसबीईसी में पढ़ा था, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी वाले चैप्टर में पढ़ा था, जो एसबीआईएल हो गया। आप लोग में है एसबीआईएल में? था ना पेमेंट? हाँ। तो उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया किसी ने, जिनमें पढ़ रखा है ग्रुप 1। खैर कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो ये एक एक्ट है, या तो आप इस एक्ट के तहत कवर्ड होते होंगे या तो इस एक्ट के तहत कवर्ड नहीं होते होंगे। यहाँ पे एक्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ, टेंशन ना लो, हम तो इनकम टैक्स स्टेटमेंट पढ़ा रहे हैं। अगर आप पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 में कवर्ड हैं और आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, ग्रेचुटी का पैसा मिला है, रिटायरमेंट के समय मिला है, तो हम 3 चीजें निकालेंगे। 3 में जो सबसे लीस्ट होगी वो एग्जेम्प्ट कर देंगे रिमेनिंग टैक्स में। लीव सैलरी में तो 4 निकालते थे, यहां कितनी निकालेंगे? 3। पहला, एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव। अगेन ये क्वेश्चन में आपको फिगर दिया होगा, ₹20 लाख दूसरी फिगर है, 20 लाख रुपए, ये मैक्सिमम लिमिट है। लीव सैलरी में 25 लाख थी, यहां पे 20 लाख। और तीसरे में सर क्या करेंगे? कंप्लीटेड ईयर्स लेंगे इंटू 15/26 इंटू सैलरी। क्या सर?
कंप्लीटेड ईयर्स, ठीक है सर, कंप्लीटेड ईयर्स मतलब जितने साल वो जॉब करके रिटायर्ड हुआ, 15/26 तो 15/26 ईयर, और इनटू सैलरी तो सैलरी है। बट एक एक बात समझ लेते हैं थोड़ी सी गहराई में। यहां पे जब हम कंप्लीटेड ईयर्स लेंगे, यहां पे मतलब केवल इस केस में जब पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड होता है, जब कंप्लीटेड ईयर्स लेंगे और अगर महीनों में भी दिए हैं, मतलब दिया है 15 साल 7 महीने जॉब करके वो रिटायर हुआ, 15 ईयर 7 मंथ्स, अगर वो मंथ्स 6 मंथ से ज्यादा होंगे, भले एक ही दिन क्यों ना ज्यादा हो, 6 मंथ से ज्यादा होंगे तो हम उसको पूरा साल मान लेते हैं। मतलब सर अगर 15 ईयर 7 मंथ्स है तो हम यहां 16 लिखेंगे, 16 ईयर्स, कंप्लीटेड ईयर्स में 16, 6 महीने से जरा से भी ज्यादा है तो हम उसको पूरा ईयर कैलकुलेट करते हैं। सर अगर 15 ईयर्स 5 मंथ्स होता तो 15 ईयर्स, 15 ईयर्स 6 मंथ्स होता तो भी 15, 6 से ज्यादा होगा तब 16, 15 ईयर्स 6 मंथ्स है तो भी 15, 15 ईयर्स 6 मंथ्स 1 डे तो 16। ये बात केवल यहीं पे एप्लीकेबल है, मैंने लीव सैलरी में ऐसा नहीं पढ़ाया। वहां तो हाँ मंथ को इग्नोर मानना है, चाहे 11 महीने ही क्यों ना हो, इग्नोर मारना है। यहां पे एप्लीकेबल ये बात मैं पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट जब नहीं कवर्ड होगा इसमें भी एप्लीकेबल नहीं है, यहां पे भी कंप्लीटेड ईयर्स आएगा, बट यहां पे कंप्लीटेड का मतलब कंप्लीटेड फ्रैक्शन इग्नोर मानना है, ये केवल एक ही जगह पढ़ा रहा हूं, एक ही जगह एप्लीकेबल है, कहां पे, जब वो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड हो। पहले इसका मतलब समझाते हैं। फॉर कैलकुलेटिंग कंप्लीटेड ईयर एनी मंथ्स अबव 6 मंथ्स विल बी टेकन एज फुल ईयर्स। फॉर एग्जांपल इफ सर्विस पीरियड इज 25 ईयर्स एंड 8 मंथ, बताओ कंप्लीटेड ईयर कितने लोगे, 26, 25 ईयर 4 मंथ, 25 ईयर 6 मंथ, 25 ईयर्स, एक और लिख देता हूं, 25 ईयर्स कॉमा 6 मंथ्स एंड 1 डे, बोलो 26 लेंगे। ओके सर बेटा बेटा सर यहां मल्टीप्लाई सैलरी से करना है, हाँ कि सर एवरेज सैलरी नहीं, एवरेज कहां लिखा है, सैलरी, सैलरी का मतलब सर, सैलरी का मतलब केवल दो चीजें हैं यहां पे, बेसिक सैलरी और डीए है, कमीशन नहीं है। सर डीए इफ वाला है कि बिना इफ वाला है, कौन सा है, कोई भी डी हो, कोई शर्त है ही नहीं, चाहे वो इफ हो तो भी जुड़ेगा, नहीं इफ होगा तो भी जुड़ेगा। सर जैसे वो जब रिटायर्ड हुआ, मेरी बात को ध्यान से सुन लेना, वो जब रिटायर्ड हुआ उस महीने जो उसकी लास्ट ड्रॉन सैलरी थी, कहा बोले लास्ट ड्रॉन सैलरी, हमें वो उठानी है, हमें एवरेज कुछ नहीं करना, जिस समय रिटायर हुआ उस महीने की जो बेसिक सैलरी थी प्लस डीए उसको जोड़ करके यहां पे लिख देना। बेसिक सैलरी थी मान लो 20,000, डीए था 5,000, 25,000 लिख देंगे, कुछ एवरेज नहीं करना, कुछ नहीं करना, लास्ट ड्रॉन सैलरी उठानी है, कंप्लीटेड ईयर इंटू 15/26 इंटू सैलरी। 26 से डिवाइड इसलिए करते हैं, वैसे आप लोगों ने पूछा नहीं लेकिन तब भी हम बता देते हैं, 26 से डिवाइड इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे इस चीज में हम लोग वर्किंग डेज पे फोकस करते हैं, हम लोग मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वो कहता है अगर एक साल में एक महीने में 4 संडे हटा दो तो 26 बचते हैं। ये भी हालांकि कोई नहीं पूछेगा आपसे लॉजिक, ये बस याद कराने के लिए कि आपको याद रहे, तो कंप्लीटेड ईयर इंटू 15/26 इंटू सैलरी, तो दो चीजें समझी, कंप्लीटेड ईयर में 6 महीने ज्यादा पूरा साल, सैलरी का मतलब लास्ट ड्रॉन सैलरी, केवल दो चीजें जोड़नी है, बेसिक सैलरी प्लस डीए, और अगर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड नहीं है तो भी तीन चीजें ही निकालेंगे, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड नहीं है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई रिटायरमेंट के समय ग्रेच्युटी का पैसा मिल रहा है, तीन चीजें निकालेंगे, पहला और दूसरा अमाउंट सेम है, एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव्ड और दूसरा 20 लाख वो ऊपर भी था। तीसरे में वहां पे हम लोग ने पढ़ा कंप्लीटेड ईयर इंटू 15/26 इंटू सैलरी, यहां पे कंप्लीटेड ईयर्स इंटू 1/2 इंटू एवरेज सैलरी है, वहां एवरेज वर्ड नहीं था, हम इसको 1/2 भी बोल सकते हैं, हम इसको 15/30 भी बोल सकते हैं, 15/30 सेम है, हाँ वहां 15/26 होता है, 15/30, तो 15/30 को मैंने सिंप्लीफाई करके 1/2 बोल दिया, आप कुछ भी याद कर सकते हो, है ना। कंप्लीटेड ईयर अगर फ्रैक्शन में होंगे तो इग्नोर होंगे यहां पे, मतलब अगर 25 साल 11 महीने है तो यहां पे 25 लेंगे, और जब कवर्ड था तो 25 साल 11 महीने में 26 ले रहे थे। सर बेटा बेटा सर एवरेज सैलरी में कैसे करेंगे, देखो भैया एवरेज सैलरी के लिए
जिस महीने वो रिटायर्ड हुआ, सुन रहे हैं आप मेरी बात को? बता दीजिएगा। जिस महीने वो रिटायर्ड हुआ उस महीने को छोड़ के पीछे के 10 महीने लेंगे। पीछे के 10 महीने जो उसको बेसिक सैलरी मिली प्लस डीए इफ वाला प्लस कमीशन इफ वाला, वो जोड़ेंगे तीनों चीजें, 10-10 महीने की सब जोड़ देंगे, फिर उसको डिवाइड बाई 10 कर देंगे। लीव सैलरी जैसा ही है, एक अंतर है, वहां पे लिखा था बोल्ड लेटर्स में, यहां जैसे यहां मंथ लिखा है, लीव सैलरी में मैंने आपको ये मंथ की जगह पता है क्या पढ़ाया? डेट पढ़ाई। लीव सैलरी में लिखा था, बताना नहीं किसी को, एवरेज ऑफ 10 मंथ सैलरी इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट। यहां लिखा है एवरेज ऑफ फ्रॉम द एवरेज मंथली सैलरी प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट। एग्जाम्पल समझना, मान लो एक एम्प्लॉय रिटायर हुआ 15 नवंबर को, 15 नवंबर 2024। तो मंथ ऑफ रिटायरमेंट मतलब जो महीने रिटायर हो उस महीने को हटा दो, उसके पीछे के 10 महीने। तो 15 नवंबर से पीछे चले 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर 2024 तक लेने हैं। कहां से लें कि 10 महीने हो जाए? 31 अक्टूबर 24 तक के लेने हैं। कहां से लें कि ये 10 महीने हो जाए? 1 जनवरी 24। सर अगर यही क्वेश्चन लीव सैलरी का होता और वो रिटायर्ड होता 15 नवंबर 24 को, तो फिर ये हो जाता 15 जनवरी 24 से 15 नवंबर 24 के 10 महीने। लीव सैलरी में भी 10 महीने लेने, लेकिन मंथ से पीछे नहीं जाना है, डेट से पीछे जाना है। तो मेरी ये बारीकियां कर रखी है निर्मला जी ने, कह नहीं है हम इनकम टैक्स बहुत आसान बना देंगे, इतने सालों में तो नहीं हुआ अभी कुछ ऐसा सारे दिमाग में। बाकी जोड़नी वही तीन चीजें, बेसिक सैलरी, डीए और कमीशन, और डीए और कमीशन दोनों में इफ की कंडीशन है। मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं, उससे चीजें क्लियर करते हैं हम लोग बैठ के। पहला वाला तो जो आपको दिख रहा है सबसे ऊपर, ये आप खुद ही कर लेंगे, करिए। पहला वाला हो गया। ए एन एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट रिसीव 9 लाख एज ग्रेचुटी एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट ऑन 12 जनवरी 2025। इज ग्रेचुटी फुली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स? क्या ग्रेचुटी पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट होगी? बताइए यस और नो। पूरी तरीके से। और सेकंड वाला, एक्स एन एम्प्लॉय ऑफ पीक्यू कंपनी लिमिटेड रिसीव्ड 78,000 एज ग्रेचुटी। पीक्यू कंपनी लिमिटेड मतलब नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। He is covered by payment of gratuity Act 1972. He retires on 12th December 2024 after rendering service of 38 years and 8 months. कवर्ड है, और 38 years 8 months को जब आप completed years लोगे तो कितने लोगे? 39 लोगे। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट उसकी मंथली बेसिक सैलरी और डीए जो था 2400 और 800 था। लास्ट ड्रॉन सैलरी चाहिए होती है, बेसिक सैलरी और डीए 2400 800 यानी 3200 हो गया। 24 प्लस 800 3200। इंटायर ग्रेचुटी एग्जाम होगी? पूरी थोड़ी ना होगी, हम तीन फिगर निकालेंगे। पहली फिगर जितना तुम्हें ग्रेचुटी का पैसा मिला 78,000, दूसरी फिगर में 20 लाख, तीसरी फिगर कंप्लीटेड ईयर्स इंटू 15/26 इंटू सैलरी। कंप्लीटेड ईयर्स में आपने 39 बताया, 15/26 वही होता है। सैलरी में बेसिक सैलरी प्लस डीए जोड़ते हैं, और इसकी कोई कंडीशन नहीं थी यहाँ पे, तो 3200 जरा करो, 39 इंटू 15/26 इंटू 3200, बताओ 72,000। अब तीन फिगर में जो सबसे कम है वो एग्जाम बताओ, 78,000, 20 लाख की 72,000? 72,000 एग्जाम टैक्सेबल बोलिए, 6,000। 78,000 मिला है, 72,000 एग्जाम तो क्या 6,000। ये है बेसिकली, मतलब इजी है अगर हम लोग बाकी ये चीजें अच्छे से याद कर पाए कि कब क्या होना है, तो बड़ा इजी है। साथ साथ में आप अपने मॉड्यूल खोलिएगा, जो जो टॉपिक्स होते जा रहे हैं
अभी जैसे हाउस प्रॉपर्टी खत्म हो गया है, उसके क्वेश्चंस लगा डालिए। सैलरी में बड़ा चैप्टर है, आखिरी तक का वेट मत करिए, जो जो टॉपिक्स होते गए। आज आपने लीव सैलरी पढ़ लिया, देखा मॉड्यूल में कोई क्वेश्चन है लीव सैलरी का, है क्वेश्चन लगा लिया। डाउट तो ले आओ मेरे लिए, मॉड्यूल ले आओ, है ना। ग्रेचुटी खोला, ग्रेचुटी लगा ली। हम तो देंगे और वर्कशीट हम तो दे ही रहे हैं, क्वेश्चन देंगे, आप भी लगाओ, मॉड्यूल लगाओ, स्कैनर लगाओ, साथ साथ में करते चलो। चैप्टर बड़ा है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करोगे तो आपको प्रोविजन से आएगा, प्रोविजन से भी रिवाइज करो, रिटेन रखना है। सैलरी चैप्टर इजी है, बट आपकी मेहनत है, आप जितना रिटेन करते हैं। हमने तो अपने समय पे जब हमने पढ़ा था, तब भी प्रोविजन मोर और लेस ये थे, बस फिगर चेंज हुई, सब बाकी ये सब चला आ रहा है। तो मैंने तो एक चार्ट टाइप का बना लिया था, अब है नहीं, मेरे को पता नहीं था, मैं तो उस समय संभाल के रखा, मैं हटा दिया। तो एक चार्ट टाइप का बना लिया था, और जैसे चार्ट में जैसे लीव सैलरी का एक बना लिया, ग्रेचुटी, पेंशन, प्रोविडेंट फंड, एचआर, इस तरीके का। इसमें सैलरी का फिर यहाँ पर्टिकुलर्स में ये सैलरी का मतलब ये, इसमें ये तीन चीजें छोटा छोटा करके लिख लिया। बढ़िया चार्ट बनाया था उसमें मेहनत करके, उसको वॉल में पेस्ट कर लिया था। तो दिन में एक दो बार उसमें निगाह डाल देते थे, याद हो जाता था कि अच्छा लीव सैलरी में केवल सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ग्रेचुटी में सेंट्रल भी है, स्टेट भी है, लोकल अथॉरिटी भी है, समझ रहे हैं। पेंशन में सारे हैं, सिर्फ प्राइवेट सेक्टर को मतलब अभी पढ़ाऊंगा आपको अगली क्लास में। तो वो आप भी ऐसा कर सकते हैं अगर आपको लगता है तो। ये बार बार जब आप देखेंगे, जैसे नोट्स मैंने आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में दिए हैं, अगर आप देखेंगे बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। चार्ट बनाना चाहे चार्ट बना सकते हैं, कॉपी का बीच का पेज लेके वैसे बना सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट किसी को आ गया तो चलो आज के लिए इतना ही करेंगे, बस इतना रिवाइज करके आइएगा। थैंक यू।